हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 अध्याय 7 है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, जीव विज्ञान की उत्पत्ति एवं जीव विकास। यानी कि जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है और जीवन कैसे बना और उसमें जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका विकास कैसे हुआ। इस संबंध में इस पूरे चैप्टर का मैं आपको नोट्स दूंगी और मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताते भी चलूँगी पूरा। तो आप प्लीज़ इस चैप्टर को आप सुन लीजिएगा ध्यान से, और नोट्स अगर आपके पास नहीं है तो नोट्स भी ले लीजिएगा। और इसमें मैं आपको ये भी बताते चलती हूँ कि कौन सा टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के बेस पर। तो एग्ज़ाम के बेस पर जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो भी मैं इसमें आपको बताते चलती हूँ। इसको आप टिक कर लीजिएगा और इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। तो मेरा ये प्रयास है कि आपको अच्छी से अच्छी नोट्स प्रोवाइड कर दूँ, और वो नोट्स मैं आपको अभी प्रोवाइड करने चल रही हूँ। यह आपका है अध्याय 7, जीवन की उत्पत्ति एवं जीव विकास, यानी जीवन कैसे बना और उसमें जीव कैसे उत्पन्न हुए। तो इसमें कुछ टॉपिक है, देखिए इसमें 4 टॉपिक मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखे हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड यानी कि जो हमारे चारों ओर का सारी संरचना, यानी पूरी दुनिया है, पूरा यूनिवर्स है, इसी को तो ब्रह्मांड कहते हैं। तो इसकी उत्पत्ति जो है वो लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व हुई है। कितने वर्ष पूर्व? 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व। सेकंड पॉइंट ये है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रचलित सिद्धांत किसका है? बिग बैंग सिद्धांत है। ये भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। थर्ड टॉपिक ये है कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 बिलियन यानी कि 450 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ वर्ष बाद जीवन की उत्पत्ति हुई। यानी जब पृथ्वी बन गई तो उसके 50 करोड़ वर्ष जाके जीवन की उत्पत्ति हुई है पृथ्वी पर, अर्थात आज से लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व जीवन की उत्पत्ति हुई। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये लंबा बहुत है, लेकिन आप अपने पूरे इस ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे और कैसे जीवों का विकास हुआ, क्या क्या वैज्ञानिकों ने सोचा, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं इस चैप्टर में। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा है तो बहुत टफ है टॉपिक, लेकिन इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट ये लेसन है आपके लिए। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो जीवन की उत्पत्ति, सबसे पहला टॉपिक हमारा है कि जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, ये देखना है। देखिए, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संबंध में जो वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, इन्होंने अपने अपने विचार को प्रस्तुत किया। उनके अनुसार जो सिद्धांत उन्होंने बनाए उनमें प्रमुख ये 5 हैं। फर्स्ट है विशिष्ट सृष्टिवाद, सेकंड है स्वतः जननवाद, थर्ड है जीवोत्पत्ति का सिद्धांत या जीव जननवाद, फोर्थ है ब्रह्मांडवाद, और फिफ्थ है आधुनिक सिद्धांत और या इसे ओपेरिन का सिद्धांत भी कहते हैं, या इसे प्राकृतिकवाद भी नाम जाना जाता है, या इसे ओपेरिन हाल्डेन सिद्धांत भी कहते हैं। फर्स्ट सिद्धांत हमारा है विशिष्ट सृष्टिवाद। विशिष्ट मतलब क्या होता है? स्पेशल, जो बिल्कुल स्पेशल हो, सबसे अलग थलग हो, ऐसी चीज़ों को विशिष्ट कहते हैं। तो विशिष्ट सृष्टिवाद का मतलब होता है सृष्टि की जो थ्योरी है जो एकदम स्पेशल थी। ये इसे इंग्लिश में कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। क्रिएशन मीन्स होता है रचना करना। तो इस सिद्धांत के अनुसार जब ये सिद्धांत बना तो इसके अनुसार इसमें कहा गया कि पृथ्वी में जीवधारियों के उत्पत्ति किसी दैवीय अलौकिक शक्ति के द्वारा हुई है। यानी कोई दैवीय अलौकिक शक्ति है जिसके द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। समस्त जीवधारी अनादिकाल से ही पृथ्वी पर उपस्थित हैं, यानी बहुत समय से ही इस पर उपस्थित हैं। इस मत के अनुसार यही माना जाता है कि सृष्टि का निर्माण, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है यानी पूरा ब्रह्मांड है, इसका निर्माण सिर्फ 6 दिन में पूरा हुआ। तो ऐसा तो संभव हो भी सकता अगर दैवीय शक्ति है, लेकिन ऐसा और वैज्ञानिकों ने नहीं माना। तो फिर दूसरा मत आया, दूसरे वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया। उसमें ये
इस सिद्धांत का नाम था स्वतः जननवाद, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब इसमें स्वतः जनन, नाम से ही जैसे कि पता चलता है कि स्वतः मतलब अपने आप, जननवाद अपने आप जन्म होना, जीवों का स्वयं ही जन्म हो जाना। तो इस मत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति अकार्बनिक पदार्थों से हुई थी। इस सिद्धांत के जो समर्थक थे, मतलब जिन्होंने इन्हें समर्थन दिया इस सिद्धांत को, वो थे अरस्तु थे, थेल्स हैं, प्लेटो है। इन लोगों ने इसे माना कि हाँ ऐसा ही है कि जीवन जो है, जीव जो होते हैं ये सब अपने आप उत्पन्न हुए हैं, यानी अकार्बनिक पदार्थों से। अकार्बनिक का मतलब होता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के द्वारा इनकी उत्पत्ति, यानी जीवन की उत्पत्ति हुई है। इनके अनुसार पृथ्वी पर जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो स्वतः ही होती रहती है। वॉन हेलमंट ने इसको प्रूव करके दिखाया था। वॉन हेलमंट ने क्या किया था, उन्होंने ये कहा कि अगर पसीने से भीगी हुई कमीज को गेहूं के चोकर के साथ अंधेरे कमरे में रख दिया जाए 21 दिन के लिए, इनका ये प्रयोग था। वॉन हेलमंट का ये प्रयोग, हेलमंट का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी सब एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा कि वॉन हेलमंट ने ये बताया था कि पसीने से भीगी हुई कमीज और गेहूं के चोकर को एक अंधेरे कमरे में 21 दिन के लिए अगर रख दिया जाए तो इसमें चूहे स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं, यानी चूहों की उत्पत्ति का दावा किया था। किसने? वॉन हेलमंट ने। ये पूछा जाता है कि पसीने से भीगी वाली कमीज और गेहूं चोकर का प्रयोग यानी सिद्धांत किसने दिया था, तो वॉन हेलमंट ने दिया था। ओके, तो थर्ड सिद्धांत हमारा है जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत। जीवात जीवोत्पत्ति, इसका मतलब ये होता है कि जीवित जीवों से ही जीव की उत्पत्ति होती है। थ्योरी ऑफ, इसे इंग्लिश में कहते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। यानी इस मत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति अकार्बनिक पदार्थों से संभव नहीं है। यानी कि ये जो वैज्ञानिक थे वॉन हेलमंट, इन्होंने कहा कि जीव स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। अगर भीगे हुए पसीने से भीगी हुई कमीज और चोकर को अंधेरे कमरे में रखा जाए तो चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन सभी वैज्ञानिक इस बात को नहीं मानते थे, तो इन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है कि स्वतः ही जीवों की उत्पत्ति होगी। तो इस वाद ने स्वतः जननवाद का खंडन करते हुए हार्वे ने बताया। तो हाँ, इसके जो है इसका खंडन किसने, स्वतः जननवाद का खंडन किसने किया था? हार्वे ने किया था। यानी हार्वे ने इनके नियम को नहीं माना, स्वतः जननवाद को। तो इन्होंने ये कहा कि नहीं, जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं है। तो हार्वे ने बताया कि जीवन की उत्पत्ति पहले से विद्यमान जीवों के अंडों या बीजाणुओं से ही संभव है। इस सिद्धांत को कई वैज्ञानिकों ने प्रयोग द्वारा प्रस्तुत किया, जिसमें से रेड्डी का प्रयोग और लुई पास्चर का प्रयोग। दो लोग हैं, रेड्डी और लुई पास्चर, तो जिन्होंने हार्वे के बताए हुए सिद्धांत को प्रयोग करके दिखाया था। किसने? रेड्डी ने और लुई पास्चर ने। अब रेड्डी का प्रयोग क्या है ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि रेड्डी का प्रयोग क्या है, इसको ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो रेड्डी का प्रयोग क्या था? रेड्डी का प्रयोग, फ्रांसिस्को रेड्डी, ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्वतः जननवाद को गलत सिद्ध किया और रेड्डी ने अपने आप को ये प्रयोग करके ये सिद्ध करके दिखाया कि जो जीव होते हैं वो जीव से ही उत्पन्न होते हैं। रेड्डी ने अपने आप को सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग किया। उस प्रयोग में क्या था कि उन्होंने 3 जार लिए और रेड्डी ने कुछ मांस के टुकड़ों को लेकर उबाल लिया। सबसे पहले क्या किया, मांस के टुकड़ों को लिया और उसे उबाल लिया। उबालने के बाद, उबाला क्यों? उबाला इसलिए कि उसमें उपस्थित जो जीव हों समाप्त हो जाएं। उबले हुए मांस को थोड़ा थोड़ा 3 जारों में रखा गया। 3 जार थे, ए, बी और सी। उनमें से एक जार ए का मुंह जो है वो खुला रखा और दूसरा जार जो बी है उसका मुंह पार्चमेंट पेपर से ढक कर रखा तथा तीसरा जार सी जो था उसे मलमल के कपड़े से ढककर रखा। कुछ दिनों के पश्चात देखने पर पता चला कि पहले जार में मक्खियों के लार्वा उत्पन्न हो गए हैं
क्योंकि उसमें मक्खियों ने पहुंचकर अंडे दिए थे। उस पर कुछ भी नहीं लगा था ना, वो ढका तो था नहीं, खुला था। और फिर उसके बाद जो सी जार था उसमें केवल सूक्ष्म जीव पाए गए थे, क्योंकि कपड़े के बारीक छिद्रों से केवल सूक्ष्म जीव ही अंदर जा सकते थे। और जार बी में जो रखा गया था मांस, ना ही कोई सूक्ष्म जीव पाए गए और ना ही मांस सड़ा, क्योंकि उसमें पर्चमेंट पेपर से बी को ढका गया था ना। पर्चमेंट पेपर ऐसा होता है कि उसमें ना तो कोई जीव अंदर जा सकता है और ना वो आ सकता है। अतः जीव की उत्पत्ति जो है वो मांस से नहीं अपितु बाहर से आने वाले जीवों से ही अपने जैसे जीव उत्पन्न हुए। तो कैसे सिद्ध हुआ? सिद्ध ये हुआ कि जो सी जार था उसको मलमल के कपड़े से ढका गया जिसमें सूक्ष्म छिद्र थे, और उसके द्वारा सूक्ष्म छिद्र के द्वारा सूक्ष्म जीव ही प्रवेश कर सके, और उन्होंने उस पर अंडे दिए तो उसमें सूक्ष्म जीव दिखाई दिए। और जो खुले जार का यानी ए वाला जार जो था वो खुला था, उस पर मक्खियाँ पहुँची और उन्होंने अंडे दिए, तो जिससे उसमें क्या हुए, अंडे, उसके मक्खियों के अंडे पाए गए। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जीवों की उत्पत्ति स्वतः ही नहीं होती है, जीवों की उत्पत्ति जीवों से ही संभव है। ये रेड्डी का प्रयोग था। लुई पाश्चर का प्रयोग। लुई पाश्चर वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी जो है स्वतः जननवाद को गलत सिद्ध किया। इन्होंने क्या किया, एक लंबी गर्दन वाली फ्लास्क में ईस्ट तथा शर्करा का मिश्रण घोल लिया और घोलकर फ्लास्क की जो गर्दन थी उसे गर्म करके एस आकृति में मोड़ दिया। फ्लास्क के घोल को अच्छी तरह उबालकर उसमें उपस्थित सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर दिया। जो उसमें जीव थे, देखो कोई चीज़ भी होगा अगर आप उसे उबाल लेंगे तो उसमें से जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो यही कारण था कि जो रेड्डी ने भी यही किया था, मीट को जो है उबाल लिया था अच्छी तरीके से। इसी तरह इन्होंने यीस्ट को और शर्करा को मिलाकर खूब अच्छे से उबाल लिया, जिससे इसमें अगर कोई सूक्ष्म जीव है तो वो नष्ट हो जाए। फ्लास्क की गर्दन में, अब फ्लास्क जो था उसकी गर्दन को गर्म करके उन्होंने एस की आकृति में मोड़ दिया था कि जिससे उसे सूक्ष्म जीवों को अंदर प्रवेश करने में रुकावट पैदा हो। फिर फ्लास्क की गर्दन में रुई का प्लग लगाकर फ्लास्क को कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया। कुछ दिनों के पश्चात देखने पर यह ज्ञात हुआ कि फ्लास्क में कोई सूक्ष्म जीव उपस्थित नहीं था। एक दूसरे फ्लास्क में यह प्रयोग दोहराया। पहले इन्होंने एक फ्लास्क में रुई के प्लग को लगा दिया कि जिससे उसमें सूक्ष्म जीव न प्रवेश कर सके, और उसमें थे भी नहीं। फिर दूसरा फ्लास्क लिया और उसकी जो है यही प्रयोग फिर से दोहराया, मतलब उबला हुआ यीस्ट और शर्करा को दूसरे फ्लास्क में रखा, किंतु क्या किया कि उसकी गर्दन को तोड़ दिया है, यानी टूटा हुआ था। उसकी जो गर्दन थी वो टूटी थी जार की, जो इस आकार में पहले मोड़ा था, इसमें इन्होंने तोड़ दिया। फिर टूटी हुई गर्दन वाले फ्लास्क में कुछ दिनों के पश्चात देखने पर पता चला कि उसमें सूक्ष्म जीव उपस्थित हैं। इससे सिद्ध क्या होता है? इससे सिद्ध होता है कि जीव स्वतः नहीं उत्पन्न होते हैं, बल्कि वातावरण में उपस्थित जीवों से ही उत्पन्न होते हैं। अर्थात जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत सही है। जीवात जीवोत्पत्ति यानी जीवों से ही जीवों की उत्पत्ति संभव है। इस प्रयोग से स्वतः जननवाद गलत सिद्ध हो गया। यानी कि दो लोगों ने प्रयोग किया, रेड्डी और लुई पाश्चर। इन्होंने स्वतः जननवाद को गलत सिद्ध किया और जीवात जीवोत्पत्ति को इन्होंने सही सिद्ध किया। जीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत के बाद 4th नंबर पे आता है ब्रह्मांडवाद। ब्रह्मांडवाद, इसे रिच्टर, मेयर, हेल्महोल्ट्ज आदि वैज्ञानिकों ने इस परिकल्पना को प्रस्तुत किया था। इस परिकल्पना में क्या था? इस परिकल्पना के अनुसार जीव ब्रह्मांड के किसी अन्य ग्रह से उल्का पिंड के साथ पृथ्वी पर पहुँचे, यानी जो उल्का पिंड आए पृथ्वी पर किसी अन्य ग्रह से, उनके साथ जीव चले आए, ऐसा इन लोगों ने कहा, जिससे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। अधिकांश वैज्ञानिक इस परिकल्पना का खंडन करते हैं, यानी इस परिकल्पना को बहुत सारे वैज्ञानिकों ने नहीं माना, क्योंकि इन वैज्ञानिकों ने ये बताया कि
ये मतलब कि अंतरिक्ष, अन्य ग्रह से अंतरिक्ष पर जो उल्काएं आई उनके साथ जीव आ गए। लेकिन जो हमारा अंतरिक्ष है वो इतना शुष्क है, ठंडा है, विकसित है कि इससे गुजरता हुआ कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। और दूसरी बात यह है कि उल्काएं इतनी गर्म होती हैं कि इन पर किसी जीव का जीवित रहना संभव नहीं है। यही वजह थी कि इस परिकल्पना का खंडन बहुत सारे वैज्ञानिकों ने किया। अब 5th नंबर हमारा आता है आधुनिक सिद्धांत या ओपेरिन का सिद्धांत। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है कि ओपेरिन का सिद्धांत, ये क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा कि आखिर ओपेरिन का सिद्धांत क्या है। ओपेरिन ने जो है, ये ओपेरिन का पूरा जो नाम था, ये पहली बात तो जान लीजिए कहाँ के रहने वाले थे। ओपेरिन ये रूस के रहने वाले थे, एक रूसी वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है AI ओपेरिन। इन्होंने जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में पदार्थवाद प्रस्तुत किया। क्या चीज़ प्रस्तुत किया? पदार्थवाद को प्रस्तुत किया था। यानी ये ध्यान रखिए कि AI ओपेरिन ने किस संदर्भ पर अपना, अभी तक सभी ने अकार्बनिक पदार्थों पर कहा कि जीवन की उत्पत्ति है, लेकिन इन्होंने पदार्थवाद को प्रस्तुत किया था। और इनकी जो पुस्तक है, खुद की लिखी हुई जो पुस्तक है जिसमें इन्होंने आधुनिक सिद्धांत के विषय में लिखा है, उस पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि AI ओपेरिन की पुस्तक का क्या नाम है, तो ये आप बता दीजिए कि द ओरिजिन ऑफ लाइफ, या द ओरिजिन ऑफ लाइफ के राइटर कौन है, तो AI ओपेरिन है। इसमें इन्होंने आधुनिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया, यानी इसमें पूरा वर्णन किया है। इस मत के अनुसार पृथ्वी आग के गोले की संरचना थी। सबसे पहले इन्होंने जो बताया, क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी थी वो एक आग का गोला थी। तो किसने बताया? ओपेरिन ने कहा। ओपेरिन ने ये बताया कि पृथ्वी पहले आग का गोला थी, धीरे धीरे वो ठंडी होती गई। फिर भौतिक और रासायनिक जो प्रक्रियाएं हैं, यानी कि भौतिक, फिजिकल और केमिकल रिएक्शन के द्वारा अकार्बनिक और कार्बनिक, यानी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो कंपाउंड पदार्थ थे वे बने। यानी कि सबसे पहले क्या क्या चीज़ें बनी? अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ बने, जो और संगठित और संघनित होकर और भी यौगिक बनाने लगे, मतलब और आपस में मिलने लगे। पहले क्या बने? पहले पदार्थ बने, पदार्थ के बनने के बाद वे आपस में मिलकर यौगिक बनाने लगे। इस कार्बनिक पदार्थ के पश्चात मिलने से एक ऐसी संरचना का निर्माण हुआ जिसमें जीवन के लक्षण विद्यमान थे। जब ये संरचनाएं आपस में मिलने लगी तो उसमें कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दिए जिसमें कहा गया कि ये जीवन के लक्षण है। इस मत के अनुसार पहले पृथ्वी की रचना हुई। पहले क्या हुआ? पृथ्वी की रचना हुई, फिर जीवन के लक्षण दिखाई दिए। तो इस मत में क्या बताया? इस मत में ये बताया कि सबसे पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ है, उसके बाद जीवन के लक्षण स्पष्ट हुए हैं। AI ओपेरिन के अनुसार जीवन की उत्पत्ति निम्न चरणों में होती है। इन्होंने 7 चरण बताए थे और 7 चरण के स्टेप, उन्होंने 7 स्टेप बताया और 7 स्टेप से ही जाके इन्होंने बताया कि पहले क्या चीज़ का निर्माण हुआ, फिर क्या चीज़ हुआ। तो इस तरीके से इन्होंने सबको एक क्रम में बांट दिया, जो 7 चरण के नाम से जाने जाते हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय है। तो प्रथम चरण में इन्होंने परमाणु अवस्था एवं आदि वायुमंडल का निर्माण बताया। द्वितीय चरण में अणु अवस्था, किस तरह से अणु बने, यानी पहले परमाणु आए, फिर द्वितीय चरण में अणु का निर्माण किस प्रकार हुआ है, सरल कार्बनिक यौगिक का निर्माण इसे कहते हैं। तृतीय चरण में कार्बनिक यौगिकों का बनना बताया। फिर चतुर्थ चरण में विशिष्ट जटिल कार्बनिक यौगिकों का बनना, मतलब सरल यौगिक, फिर जटिल यौगिक कैसे बने। फिर पंचम जो चरण था, इसमें इन्होंने कोलायड, क्वासरवेट्स तथा न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण बताया। और जब न्यूक्लियो प्रोटीन बनेंगे तभी जीवन आएगा। तो जो षष्ठ चरण था, इसमें इन्होंने बताया कि कोशिकाओं का निर्माण हुआ। ओके, सप्तम चरण जब आया तब सुकेंद्रीय कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई, यानी केंद्र की कोशिकाओं की उत्पत्ति का निर्माण बताया। तो ओपेरिन ने जो बताया था, उन्होंने अपने पूरे जो उनका सिद्धांत था उसको 7 चरणों में बांटा है। द ओरिजिन ऑफ लाइफ उनकी जो पुस्तक है उसमें पूरे चरण के बारे में डिटेल से बताया गया है।
तो सातों चरण के नाम एकदम कंफर्म रट लीजिएगा कि प्रथम चरण में क्या हुआ, यानी कि परमाणु अवस्था इसको कहते हैं। द्वितीय चरण को अणु अवस्था, तृतीय चरण को कार्बनिक यौगिकों का बनना, चतुर्थ चरण को विशिष्ट जटिल कार्बनिक यौगिकों का बनना, पंचम चरण कोलाइड और कोएसरवेज न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन का निर्माण, फिर सिक्स्थ चरण जो था यानी कि षष्ठ चरण, इसमें आदि कोशिकाओं का निर्माण हुआ, और सप्तम चरण हमारा है जिसमें सुकेंद्रीय कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई। तो चलते हैं हम अपने सातों चरण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं दिया गया है आपकी बुक में इन सब के बारे में, लेकिन जानना तो ज़रूरी है। अगर आप जान जाएंगे तो इसे आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। प्रथम चरण यानी जिसको कहते हैं परमाणु अवस्था। प्रारंभ में पृथ्वी का तापमान जो था वो 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस था। इस समय सभी तत्व परमाणु अवस्था में विद्यमान थे, यानी जो भी ब्रह्मांड में जितने भी तत्व थे सब किस में थे, परमाणु अवस्था में, यानी अलग अलग थे। हाइड्रोजन अलग है, क्लोरीन अलग है, मतलब ऑक्सीजन अलग है, इसी को परमाणु कहते हैं। तो जैसे जैसे पृथ्वी का ताप कम हुआ, भारी परमाणु जैसे तांबा, निकिल, लोहा आदि पृथ्वी के केंद्र में एकत्रित होकर पृथ्वी का केंद्रीय भाग बनाया, यानी जो भारी तत्व थे वो सारे केंद्र में इकट्ठा होने लगे। और हल्के तत्व के परमाणु जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है आदि से वायुमंडल का निर्माण हुआ। आज भी पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है वो भारी परमाणुओं से बना हुआ है। तो फर्स्ट चरण में क्या है कि जितने भी ब्रह्मांड में तत्व थे वो सब क्या थे, वो परमाणु अवस्था में थे और भारी तत्व केंद्र में इकट्ठा हो गए, और जो हल्के तत्व थे वो सारे उसके चारों तरफ ब्रह्मांड की रचना करने लगे, वायुमंडल का निर्माण उन्होंने किया। अब हम आते हैं दूसरे चरण पर जिसको कहते हैं अणु अवस्था। तो अणु अवस्था में देखिए क्या है कि धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हो रही थी। वातावरण में अपचायक तथा सबसे हल्के तथा क्रियाशील परमाणु हाइड्रोजन क्या है, ये सबसे हल्का परमाणु है और ये क्रियाशील परमाणु है। विभिन्न तत्वों से संयोग करके, चूँकि क्रियाशील है मतलब ये सभी के साथ संयोग कर सकता है, तो इसने क्या किया, इसने ऑक्सीजन के साथ संयोग करके जल का निर्माण कर लिया, यानी H2O बन गया। मीथेन बनाया जिसको कहते हैं CH4, अमोनिया बनी जिसको कहते हैं NH3, नाइट्रोजन वो हाइड्रोजन साइनाइड बना यानी HCN आदि का निर्माण किया। पृथ्वी के गर्म होने के कारण अब जब जल और सब बन गया, चूँकि पृथ्वी बहुत गर्म थी, आग का गोला थी ना, तो जल तरल रूप में न होकर जलवाष्प के रूप में था। तो जल जो था वो गर्म होने लगा और जलवाष्प के रूप में रहने लगा। जलवाष्प ठंडा होने पर जल के रूप में पृथ्वी पर बरसने लगी और धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती गई। यद्यपि अनेक वर्षों तक पृथ्वी पर गिरे हुए पदार्थ गर्मी के कारण गैस के रूप में परिवर्तित होते रहे होंगे। ये सब कल्पनाएं थी, वैज्ञानिक अपनी अपनी सोच बता रहे थे। इस अवस्था कुछ पदार्थ ठोस के रूप में बदल गए होंगे, जिससे आधी पृथ्वी का स्थल मंडल बना होगा। अंत में जल सागरों में एकत्रित होने लगे होंगे। आदि वातावरण के परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रहे होंगे, यानी सब जितने भी परमाणु थे वे स्वतंत्र अब नहीं हैं, वे एक दूसरे से जुड़ करके क्या बनाने लगे, ये अणुओं का निर्माण करने लगे। तो इसीलिए इस अवस्था को द्वितीय चरण जो था उसको कहते हैं अणु अवस्था। अब हम देखते हैं तृतीय चरण। तृतीय चरण में है कार्बनिक यौगिकों का बनना। अब इसमें कार्बनिक यौगिकों यानी जो ये हल्के तत्व बाहर वायु केंद्र के बाहर टहल रहे थे, यानी कार्बनिक यौगिक जो थे, अब वो कैसे बने। तृतीय चरण जो हमारा है इसमें कार्बनिक यौगिकों का बनना है। तो क्या है इसमें कहते हैं कि संभवतः यदि आदि वायुमंडल यानी पहले का जो वायुमंडल है इसमें मीथेन सबसे पहले बनने वाला कार्बनिक यौगिक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा कि जो मीथेन होता है सबसे पहले बनने वाला कार्बनिक पदार्थ है ये। मीथेन का सूत्र होता है CH4। मीथेन से एथेन बना, एथेन फिर प्रोपेन, फिर एसिटिलीन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बनिक लवणों का निर्माण हुआ। ये सब कार्बनिक पदार्थ हैं, सबका निर्माण होने लगा। विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के बहुलीकरण यानी जो बहुत सारे यौगिक थे वो एक दूसरे से जुड़ कर, तो उसे बहुलीकरण मतलब बहुत सारे, एक ही यौगिक बहुत सारे मिल गए,
तब उसे बहुलीकरण कहते हैं। तथा संघनन के फलस्वरूप निम्नलिखित जटिल यौगिक बने, जैसे शर्कराएं बनी, ग्लिसरॉल बने, वसीय अम्ल है, एमिनो अम्ल है, और पिरिमिडीन्स है, प्यूरिन्स है। तो इस तरीके से बहुत सारे यौगिकों का निर्माण होने लगा। अब हम चलते हैं चतुर्थ चरण में। चतुर्थ चरण में किस चीज़ का विकास हुआ? विशिष्ट जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण। मतलब अभी सरल हुआ था कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, अब विशिष्ट यानी जो और घने थे, जो बहुलीकरण से और इन सब से बने थे, उनका निर्माण होना शुरू हुआ। तो शर्कराओं के बहुलीकरण से स्टार्च, सेल्यूलोज तथा दूसरे प्रकार के जटिल कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण हुआ होगा। ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्लों के संयोग से वसाओं का निर्माण हुआ। एमिनो अम्लों के संयोग से जटिल प्रोटीन्स का निर्माण हुआ, और इनमें से कुछ प्रोटीन्स के अणु रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरण का कार्य करने लगे। ऐसे उत्प्रेरकों को एंजाइम्स कहा गया, यानी कि जो उत्प्रेरक का काम करने लगे उन्हें एंजाइम्स नाम दिया गया। प्यूरिन्स, पिरिमिडीन, फास्फोरिक अम्ल तथा पेंटोस शर्करा अणुओं के मिलने से न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण हुआ। आदि सागर में इस प्रकार बने विभिन्न कार्बनिक पदार्थ मिश्रण के रूप में उबल रहे थे। हेल्डेन ने आदि सागर में उपस्थित कार्बनिक यौगिकों के इस जटिल मिश्रण को पूर्वजीवी सूप कहा। तो ये जब सब न्यूक्लिक अम्ल है, फास्फोरिक अम्ल है, पिरिमिडीन है, प्यूरिन है, ये सब क्या हो गए? ये सब हेल्डेन ने ये कहा कि ये सब सागर में उपस्थित कार्बनिक यौगिकों के जटिल मिश्रण थे, जिनको उन्होंने पूर्वजीवी सूप कहा। यानी कि जो सूप क्या होता है, जिसमें सब कुछ मिला हुआ, तो ऐसे भी पकता हुआ ये सब चीज़ें था उसमें। तो ये चतुर्थ चरण में इन्होंने बताया। उसके बाद पंचम चरण में था कोलाइड्स, क्वासरवेट्स तथा न्यूक्लियो प्रोटीन्स का निर्माण। सागर के गर्म सूप में, यानी जो सागर का गर्म सूप है, उसमें अनेक यौगिकों के अणु आपस में संयोग तथा अभिक्रियाएं करके अघुलनशील बूंदों के रूप में कोलाइडी कण बनाते थे। प्रोटीन से बने कोलाइडी कणों को फॉक्स माइक्रोस्फीयर्स कहा। यानी जो कोलाइडी कण थे प्रोटीन से बने हुए, उनको क्या नाम दिया? फॉक्स माइक्रोस्फीयर कहा। विरोधी विद्युत आवेश युक्त कोलाइडी कणों के मिलने से क्वासरवेट्स का निर्माण हुआ। जो विरोधी विद्युत आवेशी थे कोलाइडी कण, वो उनके मिलने से क्या बने? क्वासरवेट्स का निर्माण हुआ। ये बड़ी बूंदें क्वासरवेट्स अपनी सतह से जल का अवशोषण करके आवश्यक कला का भी निर्माण करती हैं। ये किण्वन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करती थी और गुणन द्वारा संख्या में वृद्धि करती थी। इनमें स्वतंत्र जीवन का लक्षण ही इसकी तुलना एक वायरस से की जाती है, जो किसी सजीव में जाकर सजीव हो जाते हैं। वायरस को सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। ये सब तो आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि वायरस जो होता है उसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए ये सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो षष्ठम चरण हमारा है, जिसमें है कि आदि कोशिकाओं का निर्माण हुआ। यानी जो कोशिकाएं थी, अब कोशिका का निर्माण हुआ सेल्स का, जिसे कि सभी सजीव बने हुए हैं। तो ओपेरिन के अनुसार क्वासरवेट्स द्वारा न्यूक्लियो प्रोटीन्स के ग्रहण कर लेने के फलस्वरूप, यानी जो न्यूक्लियो प्रोटीन है, इनको जब ग्रहण कर लिया क्वासरवेट्स ने, उसके फलस्वरूप कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई होगी। एक अन्य मत के अनुसार न्यूक्लियो प्रोटीन स्वभाव से चिपचिपे होते हैं। इस कारण इनके चारों ओर विभिन्न कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों के एकत्र हो जाने से आदि कोशिकाओं का निर्माण लगभग 3.7 वर्ष पूर्व हुआ होगा। ये अपने आसपास उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करके किण्वन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते रही होंगी। आदि कोशिकाएं आजकल मिलने वाली परपोषी, पूर्व केंद्रीय या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की तरह ही रही होंगी। यानी जो पहले किण्वन के द्वारा जो
कोशिका बनी वो ऐसी रही होगी, मतलब प्रोकैरियोटिक के समान। परपोषी आदि कोशिकाओं से पहले रसायन संश्लेषी स्वपोषी का विकास हुआ और फिर पर्णहरिम के बन जाने से प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई होगी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के कारण ऑक्सीजन क्रांति हुई। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने लगी तो ऑक्सीजन की क्रांति हुई और वातावरण ऑक्सीकारक हो गया। तो कोशिकाएं ऑक्सी श्वसन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने लगी। आदि वायुमंडल में उपस्थित मीथेन की ऑक्सीजन से क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बना यानी CO2 तथा जल बना H2O और अमोनिया से क्रिया द्वारा N2 और H2O का निर्माण होने लगा। ऑक्सीजन से ओजोन यानी O3 का निर्माण हुआ। ओजोन समताप मंडल में पहुंचकर एक सुरक्षात्मक परत बनाई जिससे पराबैंगनी किरणों का पृथ्वी पर आना लगभग रुक गया। तो ये सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो वायुमंडल है इसको चारों ओर से एक सुरक्षात्मक कवर है से ढका हुआ है, जो किसका बना हुआ है, ओजोन की एक परत है जिसे क्या कहते हैं, सुरक्षात्मक परत कहते हैं, जिसके कारण पराबैंगनी सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो हम तक नहीं पहुंचती। लेकिन अब तो पॉलीथीन के इस्तेमाल से ये हो गया है कि सारी जो ओजोन की परत है उसमें छेद हो गई है, जिसके कारण ये होता है कि हम लोगों में भी चर्म रोग की बहुत सारी समस्याएं होने लगी हैं। तो यानी पराबैंगनी जो छिद्र हो गए हैं उनके द्वारा पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आने लगी हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि पॉलीथीन का यूज़ मत कीजिए। अब चलते हैं हम अपने सप्तम चरण पूर्व केंद्रीय या सुकेंद्रीय कोशिकाओं की उत्पत्ति। क्या है सप्तम चरण? पूर्व केंद्रीय या सुकेंद्रीय कोशिकाओं की उत्पत्ति। लगभग 1.5 अरब वर्ष पहले पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं से जैव विकास के फलस्वरूप सुकेंद्रीय कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई। ओपेरिन के अनुसार सुकेंद्रीय कोशिकाओं की उत्पत्ति जैव विकास के फलस्वरूप पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं से हुई है। यानी कि पहले जो केंद्रक उपस्थित थे केंद्रीय कोशिकाएं थी उन्हीं से ही नई यानी सुकेंद्रीय कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई है। जबकि वॉलिन, मार्गुलिस आदि के सहजीविता मतानुसार अनेक पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं के सहजीवन के फलस्वरूप सुकेंद्रीय कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई। यानी इन दूसरे वैज्ञानिकों ने कुछ और कहा। कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया आदि अंगकों में द्विगुणन की क्षमता होने से इस मत की पुष्टि होती है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा है स्टैनले मिलर का प्रयोग। हैरोल्ड यूरे और स्टैनले मिलर ने 1953 में जीवन के उत्पत्ति के संदर्भ में प्रयोग किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रयोग। स्टैनले मिलर का प्रयोग ये एग्ज़ाम में आता है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर आता है क्वेश्चन पूछा जाता है 12th क्लास में। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा कि स्टैनले मिलर का प्रयोग है क्या है। स्टैनले मिलर जो थे हैरोल्ड यूरे और स्टैनले मिलर दो वैज्ञानिकों ने मिलकर 1953 में जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रयोग किए। उन्होंने आदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले आदि वातावरण की परिस्थितियों को प्रयोगशाला में उत्पन्न किया। मतलब उन्होंने जो पृथ्वी पर जो वातावरण था उसको उन्होंने प्रयोगशाला में बनाया। मिलर ने एक बड़ा सा फ्लास्क लिया, जो कि डायग्राम में दिखाया गया है। आप देखेंगे कि एक बड़ा सा फ्लास्क लिया। फ्लास्क में मीथेन का फार्मूला होता है CH4, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, हाइड्रोजन गैस H और जलवाष्प लिया। मतलब ये 4 चीज़ों को देखिए फ्लास्क में दिखाया गया है। बड़ा फ्लास्क है, इसमें जल है, अमोनिया है, मीथेन है और हाइड्रोजन है। इसे लिया और इसमें आदि वातावरण का माहौल बनाकर उन्होंने इलेक्ट्रोड का विद्युत स्पूलिंग कराया। यहाँ देखिए इसमें इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, इसकी स्पूलिंग कराते हैं। अमोनिया अम्लों का निर्माण हुआ। स्पूलिंग से क्या होता है? अमोनिया अम्लों का निर्माण होता है। इन सभी मिश्रण को इलेक्ट्रोड से गर्म किया। फिर दूसरे फ्लास्क में जल वाष्प को लिया। ये छोटे फ्लास्क में देखिए जल वाष्प उबल रहा है, यानी कि जल को रखकर इसे उबाला गया, बॉइलिंग किया गया, तो उसकी जो वाष्प निकलती है उसी को जल वाष्प कहते हैं।
जलवाष्प को लिया जिससे निकली वाष्प को एक मुड़ी हुई कांच की नली द्वारा बड़े फ्लास्क में भेजा गया, यानी जो बड़ा फ्लास्क है उसमें मुड़ी हुई कांच की नली से भेजा गया, जिसके उपरांत दोनों के मिलने से बने मिश्रण को कंडेंसर द्वारा ठंडा किया गया। कंडेंसर लगाकर उसे ठंडा कर दिया गया। जब वो दोनों मिक्स हुए तो फिर उसमें जो लिक्विड बनता है वो गर्म होता है, तो उसको कंडेंसर द्वारा क्या किया गया, ठंडा किया गया। फिर ठंडे मिश्रण को यू नली में एकत्रित किया, जो गंदे लाल रंग का द्रव था। इस प्रकार 1 सप्ताह तक ये प्रयोग किया गया। सप्ताह के बाद तरल द्रव का रासायनिक परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि इसमें ग्लाइसिन, एलिनीन और एस्पार्टेट जैसे अमीनो अम्लों का मिश्रण था। तो ये मिश्रण सारे डायग्राम में भी दिखाए गए हैं, इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बस इतना याद रखना है कि इन्होंने बड़े वाले जो फ्लास्क था उसमें क्या क्या 4 चीज़ें लिया था। जलवाष्प लिया है, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, ये सब चारों चीज़ों को लेकर इसमें विद्युत स्फुलिंग कराया और उसके बाद छोटे फ्लास्क में पानी को खौलाकर उसकी जो जलवाष्प थी उसको एक नली से जोड़कर बड़े फ्लास्क में पहुंचा दिया और दोनों के मिश्रण से जो मिक्सचर बनता है उसको कंडेंसर से ठंडा करके एक यू आकार की नली में उसे कलेक्ट कर लिया। तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी, उसमें इस रासायनिक परीक्षण 1 सप्ताह के बाद, मतलब 1 सप्ताह तक ये परीक्षण हुआ था। उसके बाद उन्होंने इसका जब टेस्ट किया तो जो लाल पदार्थ प्राप्त हुआ था उसमें क्या क्या चीज़ें थी, ग्लाइसिन, एलिनीन और एस्पार्टेट जैसे अमीनो अम्लों का मिश्रण था। तो यही था स्टैनले मिलर का प्रयोग। तो डायग्राम भी तैयार कर लीजिएगा और स्टैनले मिलर का प्रयोग पूरा आप लिख ही लेंगे, जैसे लैंग्वेज में मैंने बताया। डायग्राम ही याद कर लीजिए, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं बस उसी को लिख दीजिए। तो अब हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, स्वपोषण की उत्पत्ति। इसमें ये बताया गया है कि कुछ जीवाणु थे, यानी कि बैक्टीरिया, जिन्होंने अकार्बनिक तत्वों से कार्बनिक तत्वों का निर्माण करने लगे। ये क्या किए, इन्होंने अकार्बनिक तत्वों से कार्बनिक तत्वों का निर्माण करने लगे और अपनी ऊर्जा उत्पन्न करने लगे। ऐसे जीवाणुओं को रसायन संश्लेषी जीवाणु कहते हैं, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा कार्बनिक को कार्बनिक में जो जीवाणु निर्माण करते थे और अपनी ऊर्जा प्राप्त करते थे, ऐसे जीवाणुओं को क्या कहते हैं, रसायन संश्लेषी जीवाणु कहते हैं। अकार्बनिक तत्वों से कार्बनिक तत्वों का बनना ही रासायनिक संश्लेषण कहलाता है। आदि सागर में कोशिकाओं के द्वारा कार्बनिक अणुओं का लगातार रसायन पोषी जीवाणुओं द्वारा उपयोग होते रहने से कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में कमी होने लगी, जिसके फलस्वरूप पोषण की नई विधियां रसायन संश्लेषण का विकास हुआ। कुछ जीवाणुओं ने आदि सागर में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करना शुरू किया। ऐसे जीवाणुओं को रसायन स्वपोषी कहते हैं। जैसे रासायनिक ऊर्जा स्रोत में कमी आने लगी, कुछ जीव सूर्य की ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्रहण करके स्वपोषी बन गए। इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं एवं नीले हरे शैवाल साइनोबैक्टीरिया का विकास हुआ। तो ये विकास हुआ शुरुआत में, जब 7 चरण पूरे हुए तो यहाँ पर अमीनो अम्लों का विकास हो गया और नीले हरे शैवाल और जीवाणुओं का विकास हुआ, जिसे साइनोबैक्टीरिया का विकास कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जैव विकास। जैव विकास क्या है, यानी जीवों का विकास। अभी तो इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से नीले हरे शैवाल और अमीनो अम्लों का विकास हुआ। अब जीवों का विकास जहाँ से प्रारंभ होता है, अब इसके बारे में हम जानेंगे। तो प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अत्यधिक जटिल जीवों की उत्पत्ति को ही जैव विकास कहते हैं। जीवों का विकास किसी एक ही पूर्वज से हुआ है, क्योंकि सभी जीवों में कोशिकांग समान होते हैं, तो सभी विकास एक ही कोशिका से हुआ है, यानी कि एक समान ही कोशिका, सभी का कोशिका से, जितने भी जीव हैं सभी के शरीर का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है, तुम्हें पता ही है। जिससे ये स्पष्ट होता है कि सभी जीव एक ही पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं। अब जैव विकास के प्रमाण।
ये हमारा टॉपिक है जैव विकास के प्रमाण। क्या प्रमाण है कि जीवों का विकास हुआ था, किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें कुछ पॉइंट हैं। तो पहली हेडिंग इसकी है तुलनात्मक शारीरिकी एवं आकारिकी से प्रमाण। सबसे पहला पॉइंट क्या है? तुलनात्मक शारीरिकी एवं आकारिकी से प्रमाण। इसमें अलग अलग एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट है समजातता एवं समजात अंग। ए पॉइंट है होमोलॉगी एंड होमोलॉगस ऑर्गन। इसमें ये टिप्पणियाँ आती हैं लिखने के लिए कि समजात और समजात अंग क्या है, समजातता क्या है। इसमें ध्यान रखना है आपको कि समजात यानी कि जिसकी क्या है, उत्पत्ति समान है। जात का मतलब क्या है? उत्पत्ति समान है पर उनके कार्य क्या हों, भिन्न भिन्न हों। शॉर्ट पॉइंट में याद रखिएगा कि समजात अंग ऐसे अंग होते हैं कि जिन अंगों की उत्पत्ति तो समान हुई है, यानी जहाँ से एक का हुआ है वहीं से दूसरे जानवर का भी हुआ है, लेकिन उनके कार्य अलग अलग हैं। विभिन्न जंतुओं के वे अंग जिनकी मूल रचना उद्भवन समान होते हैं, परंतु वातावरण के अनुसार ये विभिन्न कार्यों के लिए अनुकूलित रहते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। ऐसे समजातता को समजातता कहते हैं। अब एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। बहुत ये आता है डिफिनीशन, ये ज़रूर आता है, इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, इसको याद कर लीजिएगा कि पक्षी का पंख, चमगादड़ का पंख, वहल सील के चप्पू, घोड़े की अगली टांगे और मनुष्य के हाथ। ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखिए, ये समजात अंग के एग्जाम्पल हैं। सारे पक्षियों में तथा स्तनधारियों में से चमगादड़ के अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों के रूप में है और समुद्री स्तनीय वहल सील आदि में अग्रपाद मछलियों की भांति पंखों जैसे होते हैं, पखनों जैसे हैं। घोड़े के तेज दौड़ने के लिए लंबे और खुर युक्त होते हैं। वस्तुओं को पकड़ने के लिए हमारे हाथ और अंगुलियां हैं, इनकी अंगुलियां लंबी व गतिशील है। यदि इन विभिन्न प्रकार के अग्रपादों की भीतरी रचना का अध्ययन करें तो ज्ञात होता है कि हम देखते हैं कि सारे जो कशेरुकी हैं इनके अग्रपाद समान नड्डियों यानी रेडियस, ह्यूमरस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस और अंगुलास्थियों से मिलकर बना है। अर्थात सभी की आंतरिक संरचना समान है परंतु सभी के कार्य अलग अलग होते हैं। ऐसे अंग समजात अंग कहलाते हैं। अपसारी जैव विकास यानी कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। समजात अंग पाए जाने वाले विभिन्न जंतुओं का विकास समान पूर्वज से हुआ है तथा उत्तरोत्तर पीढ़ी में करोड़ों वर्षों में जीवों के समूह अपने पूर्वज से ज़्यादा अपसारी होते चले गए, जिससे वह अपने आप को प्रकृति में पूर्ण रूप से अनुकूलित कर सकें। इस प्रकार से के जैव विकास को अपसारी जैव विकास कहते हैं। यानी वे अपने शारीरिक संगठन में, संरचना में जैसे जैसे वातावरण में उन्हें जीवित रहने के लिए ज़रूरत थी वैसे वैसे उसमें परिवर्तन होते गए। समरूपता को और भी नामों से जाना जाता है, समवृत्त या सादृश्यता अथवा समरूप अंग, इसे कहते हैं एनालॉगी ऑर्गन। इसमें क्या होता है? समरूप यानी रूप एक जैसा हो, जिनकी उत्पत्ति भिन्न हो, कार्य समान हो, यानी एक काम सभी करते हैं लेकिन उनकी जो उत्पत्ति है, संरचना है वो अंदर से अलग अलग हो, तो ऐसे अंगों को समरूप अंग कहते हैं। जीवों के ऐसे अंग समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान से दिखाई देते हैं, परंतु भ्रूणीय उत्पत्ति और विकास में तथा मूल रचना में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं और इनकी ऐसी समानता को समरूपता कहते हैं। उदाहरण के लिए है कीट के पंख व चिड़ियों के पंख आदि। उड़ने वाले कीटों के पंख देखने में तो पक्षियों एवं चमगादड़ों के पंखों जैसे लगते हैं, परंतु मूल रचना में ये एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। इन्हें कहते हैं अभिसारी जैव विकास। ऐसे विकास को क्या कहेंगे? अभिसारी। समरूपता से पता चलता है कि समरूप अंग पाए जाने वाले विभिन्न जंतुओं का विकास अलग अलग पूर्वजों से हुआ किसी एक से पूर्वज से नहीं, लेकिन अनेक अंग समान कार्य के लिए उपयुक्त हुए।
समरूप अंग वाले विभिन्न जंतुओं का विकास अलग अलग पूर्वजों से हुआ है तथा जैव विकास एक समान दिशा में हुआ है। इस प्रकार के विकास को अभिसारी जैव विकास कहते हैं। तो फर्स्ट हमारा था तुलनात्मक शारीरिक एवं आकारिकी से प्रमाण। इसके दो थे, एक है समजातीयता और दूसरा है समरूपता। ये ए और बी 2 पॉइंट में है। अब हम सेकंड नंबर पर आते हैं, संयोजी कड़ियों के प्रमाण यानी कनेक्टिंग लिंक। किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ऐसे लिंक के बारे में हम जानेंगे। संयोजी कड़ी यानी कुछ जीव जातियों में इनमें कम विकसित निम्न कोटि की जातियों के तथा इनसे अधिक विकसित उच्च कोटि की जातियों के लक्षणों का सम्मिश्रण पाया जाता है। इन्हें ही संयोजक जातियां कहते हैं, यानी इसमें निम्न कोटि और उच्च कोटि की जातियों का मिश्रण होता है। तो ऐसे जंतुओं को कहते हैं संयोजक जातियां। इनमें जैव विकास का ठोस प्रमाण इस प्रकार मिलता है कि पहले निम्न कोटि की जातियों से संयोजक जातियों का और फिर इससे उच्च कोटि की जातियों का उद्विकास हुआ। यानी पहले निम्न कोटि थे, फिर उसके बाद उनसे उच्च कोटि की जातियों का विकास हुआ। कुछ महत्वपूर्ण संयोजक कड़ियाँ निम्न हैं। पहला हमारा है, सबसे पहला एग्जाम्पल है विषाणु। विषाणु किसके बीच की कड़ी है? सजीव और निर्जीव की। ये हम सभी जानते हैं। तो विषाणु जो होता है वो उसका जो निर्जीव लक्षण है वो निम्न वर्ग का है और सजीव लक्षण जो है वो उच्च वर्ग का होता है। विषाणु सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है क्योंकि विषाणु बाहर निर्जीव की भांति एक कण के रूप में पड़ा रहता है, परंतु किसी सजीव कोशिका के अंदर प्रवेश करते ही सजीवों की भांति क्रिया करने लगता है। अतः विषाणु को सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। ये बाहर जब रहेगा यानी वातावरण में तो वो कण की भांति, निर्जीव कण की भांति पड़ा रहता है और किसी सजीव के शरीर में जाते ही वो जीवित हो उठता है। तो इसीलिए इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि कौन सा जीव किसके बीच की कड़ी माना जाता है। अब सेकंड हमारा है युगलीना। युगलीना क्या है? पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी है। पादप ये क्यों कहलाता है? इसमें पादप के लक्षण क्या है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और परंतु ये एक जंतु है पर इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें अपने भोजन को बनाने की क्षमता खुद होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपने भोजन को बनाता है। इसलिए इसे पादप में भी रखा जाता है और जंतुओं में भी रखा जाता है, यानी इसे पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है। कौन? युगलीना को। क्योंकि युगलीना एक जंतु है परंतु इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधों में पाए जाते हैं। इनकी जब पौधों के समान युगलीना जो होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के समान प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। परंतु जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तो ये जंतुओं की भांति दूसरे जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं। इस प्रकार युगलीना में कुछ लक्षण जंतु के और कुछ पादपों के समान होते हैं। अतः युगलीना को पादप और जंतु के बीच की संयोजक कड़ी मानते हैं। तो युगलीना भी आप याद रखिए कि किसके बीच की कड़ी है? पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी है। थर्ड पॉइंट हमारा है नियोप्लाइना। नियोप्लाइना किसके बीच की कड़ी है? मोलस्का और एनेलिडा के बीच की कड़ी है। नियोप्लाइना संग मोलस्का व एनेलिडा के बीच की कड़ी माना जाता है। इनके लक्षण निम्न हैं। जैसे एनेलिडा के कौन से लक्षण इसमें होते हैं? शरीर खंड युक्त होता है और श्वसन क्लोमों द्वारा होता है। और मोलस्का के लक्षण इसमें होते हैं नियोप्लाइना में कि इनके शरीर पर मेंटल तथा कवच आवरण होता है। और सेकंड पॉइंट है शरीर कोमल व चपटा होता है। तो सो नियोप्लाइना किसके बीच की कड़ी है? मोलस्का और एनेलिडा की। फोर्थ हमारा है पेरिपेटस। पेरिपेटस ये संघ एनेलिडा और संघ आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है। तो एनेलिडा के इसमें लक्षण होते हैं कि उत्सर्जन नेफ्रिडिया द्वारा होता है और सेकंड पॉइंट है कि काइटिन सहित क्यूटिकल होता है, रहित क्यूटिकल, यानी जो इसका क्यूटिकल होता है वो काइटिन रहित होता है। और आर्थ्रोपोडा संघ के लक्षण कौन से हैं कि इसमें एंटीनी उपस्थित होता है, जोड़ीदार पाद होते हैं, संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है श्वसन ट्रैकिया द्वारा होता है। तो जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सभी संघों में आर्थ्रोपोडा है ये सबसे बड़ा संघ होता है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा संघ है, तो आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ होता है।
इस प्रकार पेरिपेटस एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजक कड़ी है तथा एनेलिडा से ही आर्थ्रोपोडा के विकास को सिद्ध करता है। फिफ्थ पॉइंट हमारा है, फिफ्थ नंबर पर बेलेनोग्लासिस। ये भी संयोजक कड़ी है। किसके किसके बीच की? कशेरुकी और अकशेरुकी के बीच की कड़ी कहते हैं बेलेनोग्लासिस को। बेलेनोग्लासिस ऐसा जीव है जिसकी लार्वा अवस्था में एक कशेरुक दंड पाया जाता है, परंतु वयस्क अवस्था में कशेरुक दंड नहीं पाए जाते। इसी कारण ऐसे जीव है जिसे कशेरुकी और अकशेरुकी के बीच की कड़ी माना जाता है। आर्कियोप्टेरिक्स, 6 पॉइंट हमारा है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स किसके किसके बीच की कड़ी है? ये सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि आर्कियोप्टेरिक्स किसके किसके बीच की कड़ी है, तो सरीसृप और पक्षियों की। यह एक प्राचीन पक्षी है जिसमें सरीसृप व पक्षी वर्ग के लक्षण पाए जाते हैं। इसी कारण इसे सरीसृप व पक्षी के बीच की कड़ी संयोजक कड़ी माना जाता है। सरीसृप के कैसे लक्षण मिलते हैं इसमें? दो पॉइंट मैं बता दे रही हूँ आपको। फर्स्ट पॉइंट है जबड़ों में दांत, सभी दांत एक समान। सेकंड है छिपकली के समान लंबी पूंछ। पक्षी वर्ग के लक्षण इसमें है, पक्षी के क्या लक्षण पाए जाते हैं? इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंख के रूप में रूपांतरित होते हैं। तो आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी होता है। 7th पॉइंट है प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया किसके किसके बीच की कड़ी है? ये सरीसृप और स्तनधारी के बीच की कड़ी है। प्रोटोथीरिया को सरीसृप व स्तनधारी के बीच की कड़ी माना जाता है। इसमें सरीसृप व स्तनधारी दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। सरीसृप के लक्षण कौन कौन से हैं? यह अंडे देती है। और सेकंड पॉइंट है कि बाह्य कर्ण जो होता है अर्थात कर्ण पल्लव, गर्भाशय आदि अंग नहीं होते हैं। स्तनधारी के लक्षण हैं, इसमें दुग्ध ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। और सेकंड पॉइंट है शरीर पर बाल पाए जाते हैं। सेकंड के बाद अब हम आते हैं थर्ड पार्ट है जैव विकास के। थर्ड है अवशेषी अंगों से प्रमाण। अवशेषी अंग से क्या प्रमाण मिलते हैं? देखिए अवशेषी अंग कहते किसको, पहले ये जानिए। अधिकतर जंतुओं में अवशेषी अंग अधिक क्या होता है? ऐसे अंग जो पहले थे पूर्वजों में, लेकिन उनका अगर यूज़ नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे वे अवशेष के रूप में बचे रह गए और वो कोई काम के नहीं है। तो ऐसे अंगों को क्या कहेंगे? अवशेषी अंग कहते हैं। अधिकतर जंतुओं में ऐसे अंग पाए जाते हैं जो अब अनावश्यक और हो गए हैं, लेकिन उनके पूर्वजों में ये बड़े तथा कार्यशील थे। ऐसे अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। जिन जंतुओं में ये अंग पूर्ण विकसित रूप में पाए जाते हैं वे उन जीवों से संबंध स्थापित करते हैं जिनमें ये अवशेष रूप में पाए जाते हैं। अब इसमें चलते हैं हम ए पॉइंट, मनुष्य में अवशेषी अंग। मानव शरीर में कुल 180 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख निम्न हैं। अवशेषी अंग आता है किसी 4 अवशेषी अंग पर टिप्पणी लिखने के लिए, तो आप लोग अवशेषी अंग कोई 4 इसमें से तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें है, फर्स्ट है अकिल दाढ़ जिसको कहते हैं विजडम टीथ। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इनमें से मोलर की संख्या 4 होती है, जिनमें से 3 मोलर का कोई कार्य नहीं है। ये किसी मनुष्य में बाद में निकलते हैं और किसी में नहीं निकलते हैं। यह प्राइमेट जंतुओं में अब भी क्रियाशील हैं जैसे बंदर, परंतु मनुष्य में ये अवशेष होते हैं, यानी मनुष्य में इसका कोई काम नहीं है, अवशेष के रूप में ये पाए जाते हैं। किसी में निकलता है, किसी में नहीं निकलता। इसको कहते हैं आकल के दांत निकलता है, इसका कोई काम नहीं है, एक बहुत देर में कभी कभी किसी किसी के निकलता है, किसी के नहीं निकलता है, तो इसी को कहते हैं विजडम टीथ। सेकंड है कृमि रूप परिशेषिका जिसको कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का नाम तो आपने सुना ही होगा कि दर्द होता है तो सब कहते हैं इसको अपेंडिक्स हुआ है ना, साइड में होता है। तो ये क्या है? देखिए यह शाकाहारी जंतुओं में अंधनाल सीकम अवशेष है जो उन जंतुओं में पाए जाते हैं जो शाकाहारी होते हैं, यानी शाकाहारी जंतुओं में ये पाया जाता है, जैसे खरगोश है, गाय है, भैंस है, बंदर है आदि। इनमें शाकाहारी भोजन सेल्यूलोज का पाचन होता है, यानी जो सीकम है कृमि रूप परिशेषिका, इसमें सेल्यूलोज के पाचन के लिए
लिए ये अंग विकसित होता है। मानव में भोजन सर्वाहारी हो जाने से, अब तो मानव क्या है, सर्वाहारी है, सब कुछ खाता है, तो इसकी उपयोगिता कम होती गई और ये अवशेष के रूप में हमारे शरीर में पाया जाता है। ये बड़ी आंत के पास छोटी सी नली के रूप में पाई जाती है। यदि इनमें भोजन के कण जाकर फंस जाते हैं तो एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसे अपेंडिक्स नामक रोग कहते हैं। इसे ऑपरेशन द्वारा काटकर निकाल दिया जाता है। चूँकि इसका मानव शरीर में कोई उपयोग नहीं है, इसलिए इसे अवशेषी अंग कहते हैं। थर्ड अवशेषी अंग है पुच्छ कशेरुका। ये मनुष्य में अवशेषी अंग है। मनुष्य में पूंछ नहीं होती, परंतु इनके पूर्वजों में पूंछ पाई जाती थी, जिसका प्रमाण कशेरुकी दंड के अंत में 3 से 6 यानी प्रायः चौथे अर्धविकसित कशेरुकाएं होती हैं। भ्रूणीय परिवर्धन द्वारा होने से आपस में मिलकर एक टुकड़ा कोशिका यानी कॉकेक्स बना लेती है। यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, पीछे हम देखते हैं तो उसमें सबसे लास्ट वाली जो कॉकेक्स होती है, ये क्या है, कृमि रूप, इसी को कहते हैं कशेरुक दंड। ये हमारी अवशेषी अंग है। कॉकेक्स से ये प्रमाणित होता है कि मनुष्य में मनुष्य के पूर्वज पूंछ वाले थे। अब मानव में ये अवशेष के रूप में पाए जाते हैं। फोर्थ अवशेषी अंग है निमेशक पटल, जिसको कहते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन्स। जलीय जंतुओं जैसे बत्तख, मछली, मेढक तथा कुछ पक्षियों व कुछ जंतुओं जैसे कुत्ता, बिल्ली में आँखों की सुरक्षा के लिए निमेशक पटल पाए जाते हैं, जो मनुष्य में अवशेषी हो चुकी हैं और जो नेत्र के भीतर कोने पर लाल रंग की झिल्ली के रूप में पाई जाती हैं, जिसे फ्लाइका सेमी ल्यूनेरिस कहते हैं। ये मनुष्य में अवशेष अंग के रूप में पाए जाते हैं। शरीर पर बाल होना, ये भी एक अवशेष है। मनुष्य के शरीर पर बाल का कोई काम नहीं है, फिर भी ये अवशेष के रूप में पाए जाते हैं। बंदरों, घोड़ों, कपियों आदि स्तनियों के शरीर पर घने बाल होते हैं। ये ताप नियंत्रण में सहायता करते हैं। मनुष्य के शरीर में बाल का उपयोग कम होता है, इसलिए शरीर पर अवशेष के रूप में होते हैं। 6 है कर्ण पल्लवों की पेशियां यानी पिन्ना मसल्स। कर्ण पल्लवों पर पाई जाने वाली पेशियां अक्रियाशील हो गई हैं, जो मनुष्य के पूर्वजों में क्रियाशील थीं तथा कर्ण पल्लवों को घुमाने का कार्य कर रही थीं। यह इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य के पूर्वज अपने कर्ण पल्लवों को हिला सकते थे। हमारे कर्ण पल्लवों और नासिका से कुछ अनावश्यक पेशियां लगी होती हैं। घोड़े, हाथी, गाय, भैंस, बंदर आदि में ये पेशियां अधिक विकसित होती हैं, जिससे ये अपने नासिका और कर्ण पल्लवों को हिला सकते हैं, परंतु मनुष्य में ये अंग अचल हो गए हैं, यानी ये चलने लायक नहीं है, अतः ये पेशियां अवशेषी हो गई हैं। तो ये कर्ण पल्लवों की पेशियां जो हैं, ये भी एक क्या है, ये भी आपका अवशेषी अंग में आता है। अब जैव विकास का चौथा लक्षण है भ्रूणिकी से प्रमाण। अभी तो हमने देखा कि किस तरीके से हमारे शरीर में जो है जो अवशेषी अंग हैं उनके प्रमाण, उसके बाद अब 4th नंबर पर आता है भ्रूणिकी से प्रमाण, यानी भ्रूणों से क्या प्रमाण मिलता है कि जीवन की शुरुआत कब से हुई है। देखिए, बहुकोशिकीय जंतुओं में लैंगिक जनन के फलस्वरूप युग्मनज अर्थात जायगोट और फिर जायगोट के भ्रूणीय परिवर्धन से नई संतान का शरीर बनता है। तो जायगोट से वयस्क तक के भ्रूणीय परिवर्धन को जंतु का व्यक्तिवृत्त या ऑन्टोजीनी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि व्यक्तिवृत्त क्या है। व्यक्तिवृत्त क्या होता है कि जायगोट से भ्रूण का बनना ही ये पूरी एक चक्र होता है। इस चक्र को ही क्या कहते हैं, व्यक्तिवृत्त कहते हैं। इसके विपरीत पूर्वजों से लेकर किसी जंतु जाति के उद्ध विकास इतिहास को इसका जाति वृत्त या फाइलोजिनी कहते हैं। तो फाइलोजिनी और ये आपका जो है जाति वृत्त ये पूछा जा सकता है। ऑन्टोजिनी, फाइलोजिनी और ऑन्टोजिनी क्या है, इसे आप लर्न कर लीजिएगा। यदि हम विभिन्न जंतुओं की भ्रूणीय अवस्थाओं का अध्ययन करें तो हमें यह ज्ञात होता है कि विभिन्न जंतुओं के भ्रूण में उनकी प्रौढ़ अवस्था से ज़्यादा समानताएं होती हैं।
यानी जो भ्रूण होता है उनकी प्रौढ़ अवस्था यानी वृद्धावस्था, जो बड़े होने की अवस्था होती है, उसमें ज़्यादा समानताएं होती हैं। इस तथ्य से प्रभावित होकर वैज्ञानिक अंश हेकल ने एक नियम बनाया जिसे उन्होंने पुनरावृत्ति नियम सिद्धांत कहा। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिवृत्त में कहीं न कहीं जातिवृत्त आती है, यानी कि ऑटोजिनी रिपीटेड फाइलोजेनी। हमारे पूरे जीवन में कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज के लक्षण आते हैं, यानी जो बच्चा होता है तो उसे देखेंगे तो हम वो अपने पूर्वजों की शक्ल ऐसा कुछ दिखाई देता है, तो उसे कहते हैं कि जो भ्रूण होते हैं, भ्रूण को अगर हम देखें जब तो वो कैसे दिखाई देते हैं, पूर्वजों के लक्षण उसमें कुछ समानताएं दिखाई देती हैं। तो इसी को कहते हैं, यानी कि जो हमारा ऑटोजिनी है वो रिपीट होता रहता है फाइलोजिनी से। तो एक लक्षण ये था कि हाँ किस प्रकार से जातिवृत्ति है, यानी कि किस प्रकार से ये विकास हुआ है जीवन का। अब 5th पॉइंट हमारा आता है पूर्वजता या प्रत्यावयन से प्रमाण। इसको कहते हैं एटिविज्म और रिवर्सियन। देखिए, किसी जीव या जीवों के समूह में किसी ऐसे लक्षणों का आकस्मिक आना जो सामान्य रूप से उस जाति में नहीं पाया जाता था परंतु पहले किसी पूर्वज में पाया जाता था, यानी कोई ऐसा लक्षण दिखाई दे जाए कि जो अब नहीं पाया जाता है लेकिन कभी पहले रहा होगा किसी भी पूर्वज का, तो पूर्वजता या तो उसे क्या कहते हैं, पूर्वजता या प्रत्यावर्तन कहलाता है। जैसे किसी मनुष्य में कैनाइन दंतों का बड़े और नुकीले होना, और किसी नवजात शिशु में कुछ समय तक के लिए छोटी सी पूंछ का होना, और किसी मनुष्य में हमारे आदि पूर्वजों कपियों की भांति शरीर पर घने बालों का होना, शेर का बच्चा जैसे आदि सब पूर्वजों के ही उदाहरण हैं। इनसे हमें जातीय विकास क्रम के पूर्वजों का आभास मिलता है। 6 पॉइंट है, छठा इसका कैरेक्टर जीवाश्म या पुनरावृत्ति विज्ञान से प्रमाण। तो जीवाश्मों से भी ये पता चलता है कि किस प्रकार से जीवन का विकास है। देखिए, इसमें ऐसा है कि अनेक ऐसे प्राचीन कालीन जीवों के अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर वास करते हैं परंतु बाद में विलुप्त हो जाते हैं, जैसे कि डायनासोर को पहले वास करते थे और अब विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन उनके जो अवशेष मिले हैं चट्टानों से, तो उसी तरह से उन्हीं को क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। तो इन्हें हम ऊपरटी की चट्टानों से अवशेष के रूप में प्राप्त करते हैं, इन्हें ही जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्मों का जिस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे जीवाश्म विज्ञान या पैलेंटियोलॉजी कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जीवाश्मों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उस विज्ञान को क्या कहते हैं, पैलेंटियोलॉजी कहते हैं। इस विज्ञान की स्थापना क्यूवियर ने 1800 ने की थी, मतलब इसमें क्यूलियर ने की थी इस विज्ञान की स्थापना। जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं। इससे हमें प्रत्येक जीव जाति के विकास क्रम का ज्ञान होता है। हमने जाना जैव विकास के प्रमाण। जैव विकास के कितने प्रमाण हमने पढ़े, 6 प्रमाण हैं। फर्स्ट हमने देखा था तुलनात्मक शारीरिक एवं आकारिकियों से प्रमाण। उसके बाद सेकंड हमने देखा था संयोजक कड़ियों से प्रमाण। फिर थर्ड हमारा है अवशेषीय अंगों से प्रमाण। उसके बाद 4th नंबर था भ्रौणिकी से प्रमाण। 5th नंबर था हमारा पूर्वजता या प्रत्यावर्तन से प्रमाण। और 6th नंबर है जीवाश्म या पूरा जीव विज्ञान से प्रमाण। तो ये सब जैव विकास के प्रमाण थे, जिससे ये पता चलता है कि जीवन का विकास कब से हुआ है और कैसे संभव हुआ। तो ये तो हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, अनुकूली विकिरण यानी एडॉप्टिव रेडिएशन। इस पर टिप्पणी आती है, डार्विन के फिंचे पूछा जाता है, इस पर टिप्पणी कीजिए। अनुकूली विकिरण क्या है? जैसे किसी भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर एक बिंदु
या अन्य क्षेत्र तक प्रसारित होने को ही अनुकूली विकिरण कहते हैं। इसका उदाहरण है कि डार्विन के फिंचे, इसको कहा था डार्विन के फिंचे, जो बीजों को खाते थे। ये एक फिंच मतलब है चिड़िया का नाम है, जिसे डार्विन ने खोजा था, इस पर अध्ययन किया, तो इसलिए इसको डार्विन के फिंचे कहते हैं। ये कैसे होते हैं? जो बीजों को खाते हैं, अर्थात ये बीजभक्षी पक्षी हैं। डायग्राम में देखिए बना हुआ है, उसकी चोंच जो होती है वो बीजों को खाने के लिए सक्षम होती है। डार्विन ने दक्षिण अमेरिका के एक बीजभक्षी पक्षी का अध्ययन किया। तो दक्षिण अमेरिका के पास समुद्र में 22 छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला है, जिन्हें गैलापैगोस द्वीप समूह कहते हैं। ये 22 द्वीपों से मिलकर बना है। इस द्वीप के वातावरणीय अवस्थाओं में अंतर होने के कारण यहाँ के जो जीव जंतु तथा पादप समूहों में भी अंतर मिलता है। यानी जो यहाँ का वातावरण है वो चेंज है, उस हिसाब से वहाँ पर जो जीव जंतु हैं उनमें भी और पौधों में भी अंतर मिलता है। तो डार्विन ने अपनी यात्रा के दौरान इस द्वीप का भी निरीक्षण किया। वहाँ पर विविधता यानी कितने प्रकार की विभिन्नताएं हैं का भी अध्ययन किया। डार्विन ने यहाँ मिलने वाली बीजभक्षी फिंच पक्षी का अध्ययन किया। इसमें उन्होंने ये पाया कि ये फिंचें बीजभक्षी विशेषताओं के साथ साथ अन्य स्वरूप में बदलाव के साथ अनुकूलन करती हैं और चोंच के ऊपर उठने जैसे परिवर्तन इसे कीटभक्षी ऊपर उठने जैसे जो परिवर्तन है, मतलब उसकी जो चोंच का आकार है उसे कीटभक्षी तथा शाकाहारी फिंच बना देते हैं। इसके कारण मतलब उसकी चोंच के ऊपर उठने के कारण उसमें परिवर्तन हो गया, वो बीजभक्षी ना होकर कीटभक्षी और शाकाहारी फिंच बना देते हैं। गैलापैगोस द्वीप समूह पर जियोस्पिसिजिडी कुल के लगभग 20 फिंच प्रजातियां मिलती हैं। इन सभी फिंच को डार्विन की फिंच कहते हैं। इसकी एक प्रजाति दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप पर भी मिलती है। डार्विन के अनुसार ये जो फिंच हैं ये दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप से गैलापैगोस द्वीपों पर पहुंची तथा वहां के वातावरण, खाद्य पदार्थ व वनस्पति के अनुसार उनमें परिवर्तन हुए। इस प्रकार प्रत्येक द्वीप पर नई प्रजाति बन गई। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, मतलब ये जिन्होंने डार्विन के फिंच इन्होंने ये बताया, खोज की, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है नंबर 1, प्रकृति में एक जीव जाति की उत्पत्ति एक बार तथा एक क्षेत्र में होती है। सेकंड है, किसी जाति की आबादी बढ़ने पर इसके सदस्य उत्पादित क्षेत्र के चारों ओर फैल जाते हैं। थर्ड है, एक ही जाति के जीवों में वातावरण के अनुरूप बदलाव होने से नई प्रजातियां बनती हैं। फोर्थ नंबर है, नए भूभाग में पहुंचने पर वहां के वातावरण के अनुरूप इनमें आकारिकी परिवर्तन होता है। तो ये सब चेंजिंग उनमें होती हैं जंतुओं में। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पहली तो कि उनकी जाति जीव जाति की जो उत्पत्ति है वो एक बार तथा एक क्षेत्र में होती हैं। फिर अगर आबादी बढ़ जाती है तो वो दूसरे क्षेत्रों में फैल जाते हैं। तीसरी चीज़ है कि उनके वातावरण पर उन पर बदलाव होता है, जिससे उनके ऊपर नई प्रजातियां बनती हैं और नए भूभाग में पहुंचने पर वहाँ के वातावरण के अनुरूप उनके आकारिकी परिवर्तन हो जाते हैं। तो ये 4 इससे निष्कर्ष निकलते हैं जो डार्विन के फिंचे हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था पीएमटी में कि किस जहाज़ पर डार्विन अमेरिका से गैलापैगोस द्वीप समूह पहुँचे थे। तो इसका आंसर है HMS बीगल, ये जहाज़ का नाम है। इसी जहाज़ से ये बैठकर अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका से गैलापैगोस द्वीप पहुँचे थे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भूवैज्ञानिक समय मापन, यानी कि समय को किस प्रकार नापा गया कि जीवों की उत्पत्ति से लेकर आज तक के समय को 5 महाकल्पों में विभाजित किया गया है। यानी जब से जीवन की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर आज तक को 5 महाकल्पों में विभाजित किया गया है, जो निम्नलिखित हैं। इसको याद कर लीजिएगा, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट है आधकल्पी या इसको आर्कियोजोइक कहते हैं। सेकंड है प्राजीवी या प्रोटोजोइक, इन दोनों को मिलाकर कैम्ब्रियन कहते हैं। प्री कैम्ब्रियन में ये 2 महाकल्प हैं।
तीसरा है पुराजीवी या पैलियोजोइक। फोर्थ है मध्यजीवी या मीसोजोइक। फिफ्थ है नूतन जीवी या सीनोजोइक। तो ये लास्ट के जो 3 हैं, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इसको कहते हैं कैम्ब्रियन। तो पहले वाले को दोनों को कहते हैं प्री कैम्ब्रियन और नीचे के थर्ड को कहते हैं कैम्ब्रियन। जो फर्स्ट के 2 हैं इसमें यानी आर्कियोजोइक में जीवाणु व नीले हरे शैवालों का विकास हुआ था। तो इसमें एक चार्ट बना लीजिएगा। इस चार्ट में कल्पों को याद करने का ढंग बताया गया है कि आप इसे याद कर सकते हैं। देखिए, महाकल्प, कल्प, युग, अवधि और मुख्य जीवाश्म एवं जीव। फर्स्ट महाकल्प है एजोइक। एजोइक में जीवन की उत्पत्ति से पहले का महाकल्प। जब जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी उससे पहले के महाकल्प को एजोइक कहते हैं। ये जीवन रहित महाकल्प है, इसमें कोई जीवन नहीं है। अब सेकंड नंबर पे आता है आर्कियोजोइक। आर्कियोजोइक, इसको कोई कल्प नहीं नाम दिया गया। युग इसका है 1 बिलियन ईयर से लेकर आगे जो है इसमें देखिए कौन से जीवाश्म और जीव उत्पन्न हुए। प्रथम जीव का विकास आर्कियोजोइक में हुआ था। नीले हरे शैवाल का विकास। थर्ड नंबर पर है प्रोटीरोजोइक। इसकी अवधि है 1.5 बिलियन ईयर्स। ये इसमें कैसे जीवों का विकास हुआ था? जलीय, अकशेरुकीय तथा हरे शैवाल एवं कवकों का विकास हुआ था। फिर है पेलियोजोइक। पेलियोजोइक में 3 है, कैम्ब्रियन और ओर्डोविशियन कल्प और सिल्यूरियन कल्प। ये 3 हैं। इसमें कैम्ब्रियन जो है ये 1.9 बिलियन ईयर्स है। इसमें एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी पेरिपेटस का विकास हुआ था। और ओर्डोविशियन में इसमें जलीय कशेरुकियों का विकास हुआ था। थर्ड है इसमें है सिल्यूरियन कल्प में वायु में सांस लेने वाले आर्थ्रोपोडा मछलियों का विकास और फर्न नामक पौधे का विकास हुआ। फोर्थ नंबर है डिवोनियन ये 3 से 4 करोड़ वर्ष पूर्व, इसमें मछलियों का युग कहते हैं इसे। फिफ्थ है कार्बोनीफेरस 5 करोड़ वर्ष पूर्व, इसमें पंख वाले कीट का विकास हुआ है। 6 है पर्मियन में 6.5 करोड़ वर्ष पहले इसका माना जाता है। इसकी अवधि प्रथम सरीसृप तथा सरीसृपीय समान स्तनधारी का विकास हुआ। फिफ्थ नंबर है मीसोजोइक में इसे याद रखिएगा कि ये सरीसृप का युग कहा जाता है। और जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी का युग पूछा जाता है क्वेश्चन कि सरीसृप का युग कौन सा है और यह जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी पौधों का युग कौन सा। तो ये मीसोजोइक है। मीसोजोइक के 3 कल्प हैं। ट्राइएसिक है 5 करोड़ वर्ष इसकी अवधि है। विभिन्न डायनासोर के पूर्वजों का उद्भव इसमें हुआ था। प्रोटोथीरिया का विकास हुआ। फिर जुरैसिक ये 5.4 से लेकर 5.9 करोड़ वर्ष तक ये चला। इसमें डायनासोर के विभिन्न जातियों का विकास हुआ। जिम्नोस्पर्म के घने जंगलों का विकास हुआ। थर्ड है क्रिटेशियस में 7.1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इसमें फर्स्ट है डायनासोर की विलुप्ति, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है आधुनिक पक्षियों का विकास। थर्ड पॉइंट है पुष्पीय पौधों का विकास। तो ये मीसोजोइक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें डायनासोर और जिम्नोस्पर्म और अनावृत बीजी पौधों का विकास हुआ था। अब है 6 पॉइंट है सीनोजोइक महाकल्प। सीनोजोइक महाकल्प किस चीज़ के लिए जाना था? स्तनधारियों का इसमें युग कहते हैं, इसे स्तनधारियों का युग कहते हैं और आवृत बीजी पौधों का युग भी कहते हैं। इसमें फर्स्ट है टर्शियरी कल्प को इसमें इसका युग है पैलियोसीन 8 लाख वर्ष तक ये चला। इसमें आदिम स्तनधारी व घास के जंगलों का विकास हुआ। इयोसीन युग है, इसमें 1.2 करोड़ वर्ष है। और ओलिगोसीन युग है 1.9 करोड़ वर्ष, एक बीजपत्री पौधों का विकास। ये लास्ट कल्प है चतुष्कीय कल्प। इसको इतने
फोर्थ युग में देखो बांटे गए मायोसीन 1.1 करोड़ वर्ष है मानव जैसे कपियों का विकास, यानी मायोसीन में ही मानव जैसे कपियों का विकास हुआ। प्लायोसीन में है 1.3 करोड़ वर्ष तक चला, इसमें आदि मानव का विकास हुआ। फिर है प्लिस्टोसीन या प्लायोसीन भी इसे कहते हैं, 7 लाख वर्ष पहले हुआ, इसमें आधुनिक मानव का विकास हुआ, यानी कि प्लिस्टोसीन में ही आधुनिक मानव का विकास, ये इम्पोर्टेंट है इसमें है। और समस्त अकशेरुकीय व कशेरुकीय जंतुओं का विकास हुआ। रिसेंट ये है कॉन्टिन्यू टिल डेट, आज तक, मतलब ये रिसेंट, ये लास्ट है, ये आज तक का है, इसमें मानव का युग कहते हैं, एक बीजपत्री पौधों का युग। तो ये सारे युग का सारांश है जो चार्ट रूप में तो ये सारे सारांश आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसको आप याद कर लेंगे चार्ट, तो आपको हर कल्प के बारे में, महाकल्प और कल्प कितने युग तक चला और उसमें कौन कौन से जीवाश्मों का विकास हुआ था, ये सब जानकारी आपको इस चार्ट से मिल जाएगी। तो इस पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इसे आप तैयार कर लीजिएगा कि डायनासोर का विकास कौन सा महाकल्प में हुआ था। जिम्नोस्पर्म का युग किस महाकल्प को कहा जाता है। जीवन की उत्पत्ति से लेकर अभी तक के समय को कितने महाकल्पों में विभाजित किया गया है और कुल महाकल्पों के नाम बताइए। डायनासोर की विलुप्ति किस कल्प में हुई थी ऐसा माना जाता है। डार्विन ने दक्षिण अमेरिका द्वीप समूह के गैलापागोस द्वीप समूह की यात्रा किस जहाज से तय की थी। ये इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके जो है आंसर आप इसमें से तैयार करके उसके बाद मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स पे लिख कर भेजिएगा। तो अगर स्टूडेंट्स आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स जो है आप हमें जानकारी मिल जाएगी कि आपने पढ़ा या नहीं, कितना आपको समझ में आया। तो ये क्वेश्चन के आंसर प्लीज़ मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके आगे के टॉपिक पर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जैव विकास के सिद्धांत। अब हम पढ़ेंगे जैव विकास के सिद्धांत के बारे में, देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जैव विकास के सिद्धांत। जैव विकास का सिद्धांत तो आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, लैमार्कवाद, डार्विनवाद ना, उसी को कहते हैं जैव विकास का सिद्धांत। देखिए, जैव विकास का सिद्धांत यह बताने का प्रयास करता है कि जीवों का विकास किस प्रकार हुआ होगा। इसमें बताया गया है कि कैसे जीवों का विकास हुआ है, ये अपने तरीके से बताते हैं कि कैसे हुआ होगा जीवों का विकास। अलग अलग जीवों में अलग अलग अंगों का प्रयोग कैसे हुआ होगा। जैव विकास की क्रियाविधि को समझाने के निम्न सिद्धांतों को दिया गया है, उन्हें ही जैव विकास के सिद्धांत कहते हैं। जैव विकास के सिद्धांत को बताने के लिए मुख्य रूप से 3 सिद्धांत दिए गए हैं। फर्स्ट है लैमार्कवाद का उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। सेकंड है डार्विनवाद का प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। थर्ड है हुगो डी ब्रेज का उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो हम चलते हैं ये जानने के लिए कि लैमार्कवाद का सिद्धांत क्या था। लैमार्क ने किस पे, जिराफ पर अपना प्रयोग किया था ना। अब हम लैमार्कवाद क्या है ये जानते हैं। लैमार्कवाद विकास का पहला सिद्धांत लैमार्क ने सन 1801 ईस्वी में दिया। सन 1809 में अपने वाद की विस्तृत रूपरेखा को उन्होंने अपनी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजी में दी। तो इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी फिलोसफिक जूलॉजी, इसमें इन्होंने अपने जो भी प्रयोग किया था, जो भी वाद बताया है, उसको उसमें लिखा है, जिसे लैमार्कवाद या लैमार्क का उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं। अब सिद्धांत क्या था ये जानिए। इस सिद्धांत का संक्षिप्त विवरण निम्न है। फर्स्ट है आंतरिक जैव बल। आंतरिक जैव बल क्या चीज़ है। देखिए, जीवों के आंतरिक बल में आकार को बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है, यानी जो जीव होते हैं उनके आंतरिक बल में आकार को बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है, जिसका अर्थ है कि जीव के पूरे शरीर या किसी अंग में आकार में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। इसी को कहते हैं आंतरिक जैव बल। सेकंड पॉइंट है सिद्धांत का वातावरण का प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ा वातावरण पर। वातावरण सभी प्रकार के जीवों को प्रभावित करता है। जैसे जैसे वातावरण बदलता है वैसे वैसे परिवर्तन वातावरण ही
जीवों में नई आवश्यकताओं को जन्म देती है। जीवों के लगातार ज़रूरतों के अनुसार नए अंग व शरीर के किसी अंग का विकास होता है। जैसे जैसे आवश्यकता होती है वैसे वैसे वे अपने अंगों का प्रयोग करते हैं, है ना, और वैसे वैसे उनके अंगों का विकास होता है। लैमार्क का यह मानना था कि वातावरण के प्रभाव से जीवों के अंगों में परिवर्तन होता है। ये लैमार्क का मानना था कि जो वातावरण का प्रभाव होता है उसी के कारण जीवों के अंगों में परिवर्तन होता है। थर्ड पॉइंट है अंगों का उपयोग व अनुपयोग। ये लैमार्क के सिद्धांत है। थर्ड सिद्धांत में तीसरा पॉइंट है अंगों का उपयोग व अनुपयोग। अंगों का विकास व उसके कार्य करने की क्षमता, उसके उपयोग व अनुपयोग। उपयोग मतलब यूज़ करना और अनुपयोग मतलब है कि यूज़ नहीं करना। अनुपयोग पर निर्भर करता है। किसी अंग का लगातार उपयोग करते रहने से वह अंग मजबूत व पूर्ण विकसित हो जाता है, लेकिन अंगों के अनुपयोग से इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। जिस अंग का उपयोग करना बंद कर दिया जाता है वह अंग किसी पीढ़ी दर पीढ़ी विलुप्त होते जाते हैं, जैसे और जिसका उपयोग करते जाते हैं वे विकसित होते जाते हैं। जैसे जिराफ, इन्होंने एग्जाम्पल दिया था जिराफ का, तो इन्होंने बताया कि जिराफ की जो गर्दन है और उसकी अगली टांगें उपयोग से लंबी होती गई। दूसरा इन्होंने यूज़ बताया कि सांप की टांगों का उपयोग नहीं होने से उनकी टांगें धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी विलुप्त होती गईं और सांप रेंग कर चलने लगे। अब इनमें टांगें नहीं पाई जाती हैं। फोर्थ पॉइंट है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ये सब लैमार्कवाद के सिद्धांत में आता है। इस प्रकार जीवों में आए परिवर्तन आनुवंशिकी द्वारा उनके संतानों में वंशागत होते गए। यानी जो परिवर्तन हुए उनके वे आनुवंशिक लक्षण द्वारा उनके संतानों में पहुंच गए और नई संतानों में ये लक्षण प्रकट होने लगे। लैमार्क का उदाहरण में देखो अंगों के उपयोग का प्रभाव। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने अपने जो जिराफ था उस पर उन्होंने प्रयोग किया था और ये बताया था कि जिराफ ने जिन अंगों का प्रयोग किया वो लंबे होते गए और जिनका प्रयोग नहीं किया वे छोटे होते गए और आगे जो पीढ़ी आती गई उसमें वे बढ़कर आए। तो इसमें इन्होंने बताया था अंगों का उपयोग का प्रभाव। इसका ये उदाहरण है लैमार्कवाद का। अफ्रीका के रेगिस्तानों में पाए जाने वाला जिराफ ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को खाता है, जिससे जिराफ की अगली टांग पिछली टांग से लंबी तथा गर्दन भी लंबी होती गई। लैमार्क के मतानुसार इनके पूर्वज की गर्दन तथा अगली टांगें सामान्य आकार की थीं, क्योंकि उस समय वहाँ घने जंगल व घास के मैदान थे। जैसे जैसे जलवायु शुष्क होती गई, घास सूखती गई, अब उन्हें पेड़ों पर निर्भर होना पड़ा। इसके फलस्वरूप इन्होंने अपनी अगली टांग और गर्दन को ऊपर खींचना पड़ा है, जिसे धीरे धीरे उन्होंने ऊंचे पेड़ों की पत्तियों पर निर्भर होना पड़ा। इसके फलस्वरूप अफ्रीका के रेगिस्तान में अगली टांग व लंबी गर्दन वाले जिराफ का उद्भवन हुआ, यानी विकास हुआ। ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से जिराफ का विकास हुआ। ये तो था अंगों के उपयोग का प्रभाव, यानी जिराफ का एग्जाम्पल। अब आता है अंगों के अनुपयोग का प्रभाव क्या है। लैमार्क के अनुसार सांप बिलों तथा झाड़ियों में रहता है तथा जमीन पर रेंग कर चलता है, जिसके कारण उसके पैर इस्तेमाल नहीं होते थे तथा बिल में घुसते समय पैर बाधा उत्पन्न करते थे, जिसके कारण इनके पैर धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए। जबकि अन्य सरीसृपों में पैर उपस्थित होते हैं, परंतु सांप में पैर नहीं होते, लेकिन उनकी हड्डियां आज भी पाई जाती हैं, जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि सांप के किसी न किसी पूर्वज में सांप के पैर रहे होंगे। लैमार्क का यह मानना था कि सांप ने पैरों का उपयोग करना बंद किया और अनुपयोग का प्रभाव पड़ा, जिसके कारण सांप के पैर विलुप्त हो गए। जब कोई नियम निकालता है तो उसकी आलोचना भी होती है।
हर बात सही तो नहीं सबकी हो जाती ना। तो इस लैमार्कवाद की आलोचना किसने किसने की और क्या क्या, देखिए लैमार्कवाद के सिद्धांत की अत्यधिक आलोचना की गई। इसमें मुख्य आलोचक विजमान और लोएव थे। तो विजमान लैमार्क की आलोचना निम्न आलोचकों ने की। किसने किसने की ये भी आपको जानना होगा कि लैमार्क की जो उन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया था उसकी आलोचना किसने किसने की। तो सबसे पहले तो विजमान ने की थी। विजमान ने सफ़ेद चूहों के पूंछ काटकर उनमें प्रजनन कराया, फिर उसमें उत्पन्न चूहों की पूंछ को काटा और फिर उसमें प्रजनन कराया। इस प्रकार विजमान ने कई पीढ़ियों तक ऐसे प्रयोग किया, लेकिन किसी भी पीढ़ी में चूहों की कटी हुई पूंछ नहीं पाई गई। इससे यह सिद्ध हुआ कि उपार्जित लक्षण वंशागत नहीं होते हैं। तो इन्होंने लैमार्कवाद को गलत सिद्ध किया। फिर दूसरे वैज्ञानिक थे, भारतीय संस्कृति में महिलाओं के नाक व कान छिदवाए जाते हैं। कई पीढ़ियों तक ये प्रक्रिया करने के बावजूद भी उनकी संतानों में छेद कोई अंश भी मौजूद नहीं पाया गया। ये बात सही है। तो इसलिए ये भी गलत सिद्ध हुआ कि मतलब लैमार्क जो कहते हैं कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, तो ये बात गलत सिद्ध हुई। फिर सेकंड नंबर पर डार्विन का प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत या डार्विनवाद। उसके बाद डार्विन आए, इनका जो है सिद्धांत आया, इसको कहते हैं डार्विनवाद का सिद्धांत। अल्फ्रेड रसेल वेलेस व चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने जीवों की उत्पत्ति के संबंध में समान निष्कर्ष निकाला और एक परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे डार्विनवाद कहते हैं। डार्विन ने ब्रिटिश सरकार के विश्व सर्वेक्षण जहाज HMS बीगल, जिसे अभी फिंचो में भी ये क्वेश्चन आया था ना, तो पर प्रकृति वैज्ञानिक के रूप में 5 वर्ष तक यात्रा की। यात्रा के दौरान इन्होंने अटलांटिक महासागर के कुछ द्वीपों का अध्ययन किया। इसके बाद वे दक्षिण पैसिफिक महासागर में दक्षिण अमेरिका के पास एक द्वीप है जिसका नाम है गैलापागोस द्वीप पर गए और वहां की परिस्थिति का अध्ययन किया। इस द्वीप की परिस्थितियों का डार्विन ने अध्ययन किया और वहां उन्होंने जियोस्पिसिडी कुल की 20 जातियां देखी। ऐसे ही पक्षी जो गैलापागोस द्वीप समूह पर थे, वैसे ही पक्षी उन्होंने दक्षिण अमेरिका में देखा था, लेकिन दोनों जगहों पर पाए जाने वाले पक्षियों में विभिन्नता थी। जो डार्विन ने बताया कि एक ही जाति जीव, यानी एक ही जाति के जीव हैं, अलग अलग द्वीपों के वातावरण के अनुसार इनमें अनुकूलन आ गया होगा। बाद में इन पक्षियों को डार्विन की फिंचे कहा गया। डार्विनवाद की विचारधारा थी कि प्रकृति जंतु व पौधों का इस प्रकार चयन करती है कि वह जीवों जो उस वातावरण में रहने के लिए सबसे अधिक अनुकूल होते हैं वे संरक्षित होते हैं, मतलब वो जीवित रहते हैं, और वे जीव जो कम अनुकूलित होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। इसी को डार्विनवाद कहते हैं। यानी कि जो वातावरण में रहने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है, अनुकूलित होता है, वो जीवित रहते हैं, और जो नहीं रह पाते हैं, जो उसमें संरक्षित अपने आप को नहीं कर पाते हैं, यानी अनुकूल नहीं रहते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। इसी को कहते हैं डार्विनवाद। प्राकृतिक चयनवाद यानी नेचुरल सिलेक्शन को समझने के लिए अपने विचारों को निम्नलिखित रूपों में प्रस्तुत किया। फर्स्ट पॉइंट है जीवों की संख्या में बढ़ जाने की प्रवृत्ति। सभी जीवों में ये प्रवृत्ति होती है कि वे जनन द्वारा अपनी संख्या में अधिक से अधिक वृद्धि करें, लेकिन इससे उत्पन्न सभी जीव जीवित नहीं रह पाते क्योंकि इसकी वृद्धि ज्यामितीय अनुपात में होती है, परंतु खाने व रहने का स्थान स्थिर होता है। सेकंड पॉइंट है सीमांत कारक यानी कि लिमिटिंग फैक्टर्स। प्रत्येक जाति को रोकने के लिए कुछ बाधाएं होती हैं जिससे उसकी संख्या सीमित हो जाती है। कुछ महत्वपूर्ण सीमांत कारक निम्न है, मतलब रोकना, कारक मतलब होता है रोकना, सीमा किसी चीज को सीमित करने के लिए जो रुकावट होती है उसी को सीमांत कारक कहते हैं। तो फर्स्ट ये है इसमें कि सीमित भोजन सामग्री। जनसंख्या भोजन सामग्री की कमी के कारण सीमित हो जाती है। अगर भोजन नहीं मिलेगा तो जीवित नहीं रहेंगे ना।
अगर भोज्य सामग्री कम हो तो जनसंख्या बढ़ नहीं सकती। परभक्षी जंतु, सेकंड पॉइंट क्या है? परभक्षी जंतु, ऐसे जंतु जो दूसरे जीवों को खाते हैं उन्हें परभक्षी जंतु कहते हैं। परभक्षी जंतु दूसरे जंतुओं पर वृद्धि में अंकुश लगाते हैं। वे उनको जब खा लेंगे तो उनकी कमी हो जाएगी। जैसे अफ्रीका में के जंगलों से यदि सभी शेरों को हटा दिया जाए तो जेब्रा की संख्या तब तक बढ़ती रहती है जब तक भोजन बाधा ना बने। तो एक कारक ये था परभक्षी जंतु जो वातावरण को सीमित रखते हैं, यानी जीवों की संख्या को सीमित रखते हैं। थर्ड है रोग। रोग तीसरा सीमांत कारक है। जब जनसंख्या अत्यधिक बढ़ जाती है तो कोई न कोई रोग महामारी के रूप में फैल जाती है, तो जनसंख्या में जंतुओं के मरने से कमी होने लगती है, यानी तब जब मर जाएंगे जंतु तो उनकी जनसंख्या कम हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट है स्थान। स्थान की कमी के कारण भी अनियमित वृद्धि भी रुक जाती है। फिफ्थ है प्राकृतिक विपदाएं। जंतुओं के अचेत वातावरण में कोई भी बदलाव बाधा बन सकता है, जैसे सूखा है, बाढ़ है, तूफान है, अत्यधिक गर्मी व ठंडक, है ना। तो ये सब चीज़ें भी प्राकृतिक विपदाएं जो हैं ये भी बाधा डालती हैं। तो फर्स्ट था जीवों की संख्या के बढ़ जाने की प्रवृत्ति, सेकंड था सीमांत कारक, अब थर्ड है विभिन्नताएं। विभिन्नताएं क्या है? यानी कि चेंजिंग, यानी अंतर। जो जैसे एक माँ के अगर बच्चे हैं तो उनमें भी देखिए अंतर होता है ना। तो यह बात हमें ज्ञात है कि दो जीव एक जैसे नहीं होते हैं। एक ही माता पिता की दो संतानें भी कभी भी एक सी नहीं होती। इसी को विभिन्नताएं कहते हैं। विभिन्नताएं जैव विकास की एक मूल आवश्यकता है, क्योंकि बिना विभिन्नताओं के जैव विकास अनुमानित नहीं है। फोर्थ पॉइंट है योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। हर्बर्ट स्पेंसर ने योग्यता की उत्तरजीविता का सिद्धांत सामाजिक विकास के संदर्भ में प्रस्तुत किया, जिसे डार्विन अत्यधिक प्रभावित हुए तथा इन्होंने इसे जैव विकास के प्राकृतिक चयन के संबंध में समझाया। डार्विन के अनुसार जीवन के संघर्ष में वही जीव जीवित रहते हैं जो वातावरण के अनुरूप अनुकूलित हो जाते हैं। डार्विन के अनुसार जीवन के संघर्ष में वही जीव जीवित रहते हैं जो वातावरण के अनुरूप अनुकूलित हो जाते हैं, और वे ही अधिक सफल जीवन व्यतीत करते हैं। इनकी जनन क्षमता भी अधिक होती है। वे स्वस्थ संतानों को उत्पन्न करते हैं, जिससे उत्पन्न लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत हो जाते हैं। इस प्रकार उत्पन्न संतानें वातावरण के प्रति अधिक अनुकूलित होती हैं। इसके साथ ही वातावरण के प्रतिकूल प्राणी नष्ट होते जाते हैं, यानी जो वातावरण के प्रतिकूल होंगे, जो उसमें नहीं सक्षम हो रहे हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। इसी को डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का चयन कहा। इसी को नेचुरल सेलेक्शन कहते हैं। डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण द्वारा योग्यता की उत्तरजीविता को लैमार्क के जिराफ द्वारा समझाया। डार्विन ने लैमार्क के जिराफ के उदाहरण का प्रयोग करके यह बताया कि अगर जिराफ अपने आप को वातावरण के अनुसार अनुकूलित न करते तो वे जीवित न रहते। क्योंकि घास का मैदान समाप्त हो चुका था, तो जिराफ ने ऊंचे ऊंचे पत्तों को खाने का प्रयत्न किया और भोजन को प्राप्त कर स्वयं को जीवित रख सके। अगर वे ऐसा न करते तो जिराफ वातावरण के प्रतिकूल कार्य करते और मृत हो जाते। फिफ्थ पॉइंट है नई जाति की उत्पत्ति। वातावरण निरंतर परिवर्तित होता रहता है, जिससे जीवों में अनेक अनुकूल रहने के लिए विभिन्नताएं आ जाती हैं। जब विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में इकट्ठा होती रहती हैं और वे अपने पूर्वजों से इतने विभिन्न हो जाते हैं कि नई जाति में बदल जाते हैं, तो वैज्ञानिक इन्हें नई जाति का नाम देते हैं। इसी के आधार पर डार्विन ने जाति के उद्भवन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अब पॉइंट है कि डार्विनवाद की आलोचना, जैसे लैमार्कवाद के नियमों की आलोचना, सिद्धांत की आलोचना हुई, उसी तरह डार्विनवाद की भी आलोचना हुई। तो डार्विनवाद को जैव विकास की प्रक्रिया की बहुत अच्छी व्याख्या माना गया है। फिर भी इनकी कुछ कमियों की आलोचना की गई जो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है
इसमें विभिन्नताओं की उत्पत्ति एवं कारणों का कोई प्रकाश नहीं डाला गया है, यानी जो विभिन्नताएं आई किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, इन सब कारणों पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया। सेकंड पॉइंट है, डार्विन अंगों की प्राथमिक विकास को नहीं समझा सके, यानी अंगों में प्राथमिक विकास यानी पहले विकास किस प्रकार हुआ था इसको नहीं समझा सके। थर्ड पॉइंट है, अवशेषी अंगों को नहीं समझा सके। फोर्थ है, डार्विन ने अंगों के नष्ट होने का भी कोई स्पष्टीकरण ना दे सके। तो ये सब पॉइंट था जो डार्विन के आलोचना की गई कि क्या क्या पॉइंट वो नहीं समझा सके थे। उसके बाद फिर नया थर्ड आता है सिद्धांत उत्परिवर्तनवाद, जिसको कहते हैं। पहला था लैमार्कवाद, सेकंड है डार्विनवाद, अब थर्ड आता है हमारा उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद को हुगो डी व्रीज ने प्रस्तुत किया था, बताया था। तो हुगो डी व्रीज ने के अनुसार नई जातियां सामान्य जातियों में, मतलब जो नई जातियां हैं उस सामान्य जातियों में अचानक आए बड़े परिवर्तनों से उत्पन्न होती हैं, यानी अचानक से उसमें कोई नया सा परिवर्तन आ जाए, जिसे हुगो डी व्रीज ने म्यूटेशन नाम दिया। म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन कहा। उत्परिवर्तन व्यक्ति के जीन ढांचों में उत्पन्न आनुवंशिक परिवर्तन होता है, यानी जो जीन से ही तो आनुवंशिक लक्षण माता पिता संतानों में जाते हैं, तो जीन में जो अचानक से कोई परिवर्तन आ जाता है उसी को ही उत्परिवर्तन कहते हैं। इसमें दो प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। फर्स्ट है बिंदु उत्परिवर्तन या जीन उत्परिवर्तन, सिकल सेल एनीमिया इसे कहते हैं। सेकंड है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो टू टाइप्स के उत्परिवर्तन है, बिंदु उत्परिवर्तन या जीन उत्परिवर्तन, सेकंड है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। जीन या बिंदु उत्परिवर्तन, ये जीन की संरचना में बिंदु उत्परिवर्तन के कारण होता है, यानी हल्का सा उत्परिवर्तन हो जाता है जीन में, उसी के कारण होता है। इसका उदाहरण है सिकल सेल्स एनीमिया, यानी हसियाकार जीन, हिंदी में इसको कहते हैं हसियाकार जीन है, जो मनुष्य के जीन की संरचना में परिवर्तन के कारण होता है। इसमें जीन की संरचना में बदलाव आ जाता है जो बाद में अलग जाति का निर्माण करते हैं। सेकंड है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। ये उत्परिवर्तन गुणसूत्र की संरचना में उत्परिवर्तन के कारण होता है। हुगो डी व्रीज का सिद्धांत, इसमें क्या सिद्धांत था उनका, उन्होंने क्या बताया कि गुणसूत्रीय परिवर्तन क्या है, तो वो था कि हुगो डी व्रीज ने सांध्य प्राइमरोज, इवनिंग प्राइमरोज पर अपना प्रयोग किया। एक पौधा है जिसका वैज्ञानिक नाम है आइनोथेरा लैमार्कियाना था। इस इवनिंग प्राइमरोज पौधे को दो जातियों यानी एक एक्स और वाई अपना प्रयोग किया और दो जातियों में प्रयोग करने के बाद ये पाया कि इन दोनों में पत्तियां, तना तथा जड़ तथा पुष्पों की आकृति व रंग में काफ़ी विभिन्नता थी, लेकिन दोनों ही पौधे आइनोथेरा लैमार्कियाना से ही उत्पन्न हुए थे। इसमें इतनी विभिन्नता थी कि परंतु ये आइनोथेरा की ही जाति थी। इतनी विभिन्नता के बाद भी इन्होंने देखा कि दो पौधों में बहुत विभिन्नता है, लेकिन ये सब क्या थे, लैमार्कियाना से ही, यानी आइनोथेरा लैमार्कियाना से ही उत्पन्न हुए थे। इसमें इतनी विभिन्नता थी परंतु ये आइनोथेरा के ही जाति थी। तो इससे हुगो डी व्रीज ने कहा कि आइनोथेरा में कुछ जेनेटिक यानी कि जो जेनेटिक परिवर्तन होने से इन जातियों की अलग अलग शुद्ध नस्ल से ही प्राप्त हुए हैं। ब्रिज ने लगभग इस प्रकार की 8 जातियों पर अपना प्रयोग किया और 8 जातियों को ब्रिज ने स्पष्ट नई जातियां कहा। डी व्रीज के अनुसार 8 जातियों में विभिन्न लक्षण अचानक उत्पन्न हुए और ये लक्षण आनुवंशिक हो गए और इनकी आने वाली पीढ़ियों में प्रकट हुए। डी व्रीज ने इन जातियों को म्यूटेंट कहा तथा नए लक्षणों की उत्पत्ति को उत्परिवर्तन कहा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पूछा जाता है कि लैमार्कवाद व डार्विनवाद की तुलना कीजिए। तो लैमार्कवाद एक तरफ डार्विनवाद। देखिए,
फर्स्ट पॉइंट है लैमार्कवाद में। लैमार्क के अनुसार जिराफ के पूर्वजों की गर्दन सामान्य लंबाई की थी, क्योंकि इन्हें तत्कालिक वातावरण में घास फूस ही प्राप्त हो जाती थी। लेकिन डार्विन ने कहा कि डार्विन के अनुसार तत्कालिक समय में जिराफ के पूर्वज दोनों प्रकार के थे, यानी अर्थात छोटी गर्दन वाले भी तथा लंबी गर्दन वाले भी। ये तो पहला पॉइंट था। इन्होंने कहा कि सभी जीव जो थे वो सामान्य गर्दन वाले थे, इन्होंने कहा दोनों गर्दन वाले, लंबी और छोटी गर्दन वाले भी जिराफ थे। सेकंड पॉइंट है कि बाद में वातावरण शुष्क हो जाने के कारण इन्हें ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए गर्दन को खींचकर प्रयोग करना पड़ा, और डार्विन ने कहा कि इसमें गर्दन की अलग अलग लंबाई वंशागत थी, यानी पहले से थी। थर्ड पॉइंट है निरंतर गर्दन को ऊंचाई की ओर खींचकर प्रयोग करने के कारण गर्दन की लंबाई धीरे धीरे बढ़ती गई, लैमार्क ने कहा। पर डार्विन ने कहा कि वातावरणीय परिवर्तनों के कारण दोनों प्रकार के जिराफों का जीवन संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिससे लंबी गर्दन वाले जिराफ विजयी हुए। फोर्थ पॉइंट है कि गर्दन की बढ़ती हुई लंबाई एक उपार्जित लक्षण बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती रही तथा परिणामस्वरूप लंबी गर्दन वाले जिराफों की वर्तमान जाति विकसित हुई। फोर्थ पॉइंट में डार्विनवाद ने क्या है कि प्राकृतिक वर्ण के फलस्वरूप लंबी गर्दन वाले जिराफों की संतानों में वृद्धि हुई तथा छोटी गर्दन वाले जिराफ धीरे धीरे लुप्त हो गए। इस प्रकार लंबी गर्दन वाले जिराफों की वर्तमान जातियां विकसित हुई। तो ये है लैमार्कवाद और डार्विनवाद। इसे डायग्राम के थ्रू भी आपको एग्जाम में दिखाना है और लिखकर भी दिखाना है। तो डायग्राम ये सब बहुत आसान है। दोनों में जिराफ का ही तुलना किया गया है। जिराफ को लेकर उन्होंने भी एग्जाम्पल लैमार्क ने भी बताया और डार्विन ने भी बताया था। तो इसे डायग्राम को देख लीजिए और इसको तुलना को याद कर लीजिएगा आप लोग। को जन्म दे। अब हम जानते हैं कि नव डार्विनवाद है क्या। देखो, वर्ष 1930 तथा 1945 के मध्य आधुनिक खोजों के आधार पर डार्विनवाद में कुछ परिवर्तन सम्मिलित किए गए तथा प्राकृतिक चयनवाद को पुनः मान्यता प्राप्त करने वालों में, मतलब जिन्होंने इनको मान्यता दी थी, उसमें थे विजमान है, हेल्डन है, जूलियन हेक्सले और गोल्ड स्मिथ तथा डॉब जेंसिकी आदि हैं। नव डार्विनवाद के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति निम्नलिखित पदों के आधार पर होती है। फर्स्ट पॉइंट है विभिन्नताएं, यानी वेरिएशन, ये भी बता चुके हैं। ये जीन विनिमय के कारण माता पिता के गुणसूत्रों के लैंगिक जनन से सम्मिलित होने के कारण उत्पन्न होती है। केवल ऐसी विभिन्नता जो लाभदायक हो तथा जिनकी वंशागति हो जैव विकास में सहायक करती हैं। सेकंड पॉइंट है उत्परिवर्तन, यानी म्यूटेशन।
जीन के स्तर पर होने वाले आकस्मिक परिवर्तन जो प्रायः आनुवंशिक होते हैं उत्परिवर्तन कहलाते हैं। थर्ड पॉइंट है प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। बदली हुई परिस्थितियों में जिन जीवों में लाभदायक विभिन्नताएं एवं उत्परिवर्तन हो जाते हैं वे जीव जीवन संघर्ष में अधिक सफल रहते हैं। ये सदैव वातावरण के अनुकूल बने रहते हैं। फोर्थ पॉइंट है लैंगिक पृथक्करण यानी सेक्सुअल सिलेक्शन। क्रियात्मक एवं भौगोलिक कारकों जैसे मरुस्थल, पर्वत, समुद्र, नदियाँ आदि के प्रभाव में प्रायः जीवों के अंतराजनन में बाधा पहुंचती है। इस प्रकार जीन विभिन्नताओं द्वारा जीवों में परिवर्तन आते हैं। जैव विकास के संबंध में अन्य नियम मतलब और कौन कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने नियम दिए हैं, उनमें से फर्स्ट है एलन का नियम। अधिकाधिक ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीव जंतुओं के शरीर के खुले भाग जैसे पैर, कान, पूंछ धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं जिससे उनमें ताप की हानि कम हो। सेकंड है बर्जमान का नियम। ठंड प्रदेश में रहने वाले जीवों का शरीर अधिकाधिक बड़ा होता जाता है। थर्ड है कोप का नियम। जैव विकास के लंबे इतिहास में जीवों में शरीर के अधिकाधिक बड़े होने की प्रवृत्ति रहती है। फोर्थ है डोलो का नियम। इनके अनुसार जैव विकास कभी भी उल्टी दिशा में नहीं होता है। कपि से मानव बना है परंतु मानव से कभी नहीं विकसित होता है। तो ये सब और भी विकास से संबंधित अन्य नियम थे, ये 4 थे। ये भी मैंने आपको बता दिया। आप लोगों को हो सकता है समझ में आ जाता हो और नहीं तो वो ये नोट्स को फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं इसमें पूरी नोट्स के साथ साथ आपको डिटेल भी बताते चल रही हूँ कि कुछ अगर आपको प्रॉब्लम होती है समझने में जिससे प्रॉब्लम ना हो। तो हम एक बार फिर से जो मानव का उद्भवन है जैव विकास उसको डिटेल से बताते हैं। मैंने अभी चार्ट में आपको दिखाया था इससे पहले, तो चार्ट के बाद कुछ टिप्पणियाँ लिखने के लिए आती हैं तो वो सारी कुछ टिप्पणियाँ हमने इसमें आपको नोट्स में दे दी है। देखिए जैसे मानव का विकास व जैव विकास से समय आज से 40 वर्ष पूर्व ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस यानी कि ड्रायोपिथिकस कहते हैं चिंपैंजी की तरह और रामापिथिकस ये जो है मानव की विकास। तो इसमें कैसे चेंजिंग हुआ इन सब के बारे में इसमें डिटेल से है। जैसे है ऑस्ट्रेलोपिथिकस 5 मिलियन वर्ष पूर्व, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और निएंडरथल मानव। तो निएंडरथल मानव यहाँ तक ये सारे है। किस तरीके से इसका क्रम है इसको देखना है। सबसे पहले है ड्रायोपिथिकस है, फिर रामापिथिकस है, फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस है, उसके बाद होमो हैबिलस, फिर होमो इरेक्टस और निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव मानव की तरह होते हैं। लगभग 40 वर्ष पूर्व ड्रायोपिथिकस तथा लगभग 14 मिलियन वर्ष पूर्व रामापिथिकस, उसके बाद नर वानर विद्यमान थे। इसके शरीर पर घने बाल थे तथा ये गोरिल्ला तथा चिंपैंजी जैसे चलते थे। रामापिथिकस मानव की तरह दिखते थे जबकि ड्रायोपिथिकस चिंपैंजी की तरह दिखते थे। तो ये एक रूपरेखा हमने खींची है कि किस प्रकार से मानव का जैव विकास हुआ था। तो फर्स्ट पे आते ड्रायोपिथिकस, ये उसके बाद रामापिथिकस, रामापिथिकस के बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर होमो हैबिलस, होमो हैबिलस के बाद होमो हैबिलस का दूसरा आता है 9 मिलियन पूर्व, फिर होमो इरेक्टस, निएंडरथल मानव, फिर क्रोमैग्नान मानव, फिर आधुनिक मानव। ये पूरा एक रूपरेखा है कि किसके बाद कौन सा पिथिकस आया है। मतलब इसको आप ध्यान से चार्ट को ये रूपरेखा को आप तैयार कर लीजिएगा। अब हम आते हैं फर्स्ट है ड्रायोपिथिकस के लक्षण। अब इनके लक्षण भी पूछे जाते हैं। तो ड्रायोपिथिकस का लक्षण क्या है? यह चिंपैंजी से काफ़ी मिलता जुलता था तथा मानव व कपि का पूर्वज रहा होगा। कपि की तरह इसमें हाथ व पैर समान लंबाई के तथा पैर व एड़ी से यह पता चलता है कि यह शरीर कुछ झुका हुआ था इसका शरीर। अब रामापिथिकस के लक्षण क्या थे? इसमें पॉइंट टू पॉइंट आप याद कर लीजिएगा कि इनके लक्षण आते हैं लिखने के लिए। तो रामापिथिकस में क्या है? इसके इंसाइजर यानी आगे के दोनों दांतों और कैनाइन मानव के दांतों के समान थे। सेकंड पॉइंट है इनमें द्विपादीय चलन की भी संभावना थी। थर्ड पॉइंट है रामापिथिकस को मानव जैसा प्राइमेट्स कहा गया है।
और रामापिथिकस को पहला मानव जैसे प्राइमेट्स माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहला मानव कौन है, रामापिथिकस। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट, ऑस्ट्रेलोपिथिकस के लक्षण। फर्स्ट है इसमें, यह लगभग 4 फीट लंबे व इनका वजन 20 से 35 किलो केजी का होगा। तो सेकंड है कि इनकी कपाल गुहा का आयतन 450 से 770 सीसी औसतन 500 सीसी था। इसका कपाल गुहा का आयतन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। थर्ड है कैनाइन दांत कपी से छोटे तथा बाहर निकले हुए नहीं थे। और फोर्थ है मोलर दांत बड़े तथा मुख आगे की ओर निकला हुआ था। होमो हैबिलस, इसमें देखिए ये वैज्ञानिक नाम है, तो इसमें होमो को वंश और हैबिलस को जाति कहते हैं। तो होमो हैबिलस के लक्षण क्या थे कि इनकी कपाल गुहा का आयतन 700 सीसी था। इनके दांत मानव के समान थे। ये मानव के समान सीधे चलते थे। फिफ्थ है होमो इरेक्टस के लक्षण। होमो इरेक्टस, होमो इसमें जो है इसकी जो जाति है इरेक्टस, इसकी 2 उपजातियां हैं। एक है इरेक्ट्स और दूसरा है पेकिनेंसिस। तो फर्स्ट है होमो इरेक्ट्स यानी जावा मानव जिसे कहते हैं। इसका मुख्य लक्षण क्या है, यह लगभग 5 फीट लंबे थे तथा इनका वजन 70 केजी का था। इनके जबड़े आगे की ओर निकले हुए और कपालीय गुहा का आयतन 900 सीसी था। थर्ड है यह सर्वाहारी थे और यह सभी कुछ खाते थे। फिफ्थ है कि यह पत्थर और अस्थियों के औजार तथा अग्नि का प्रयोग करते थे। सिक्स है यह गुफाओं में रहते थे। अब होमो इरेक्ट्स पेकिनेंसिस यानी पैकिंग मानव, जावा मानव है ये भी इरेक्टस में आता है और पैकिंग मानव ये भी इरेक्टस में आते हैं। इनके लक्षण क्या थे, कपालीय गुहा का आयतन इनका 850 से 1350 सीसी था। औसतन 10 से 75 सीसी माना जाता है। कपालीय गुहा का आयतन ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। सेकंड है माथा छोटा आगे निकला हुआ व कैनाइन दंत बड़े थे। थर्ड है इनके जीवाश्म के आसपास चारकोल की ढेर से ये पता चलता है कि ये आग का अधिक प्रयोग करते थे। अब 6 हमारा आता है निएंडरथल मानव के कौन है, नहीं उसके क्या लक्षण हैं। यह सुडौल तथा भारी शरीर के थे। इनकी कपालीय गुहा का आयतन 1450 सीसी था जो आधुनिक मानव के बराबर है। और ये पूछा था आधुनिक मानव का आयतन कितना है, कपालीय गुहा का आयतन 1450 सीसी का होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड है कि यह उत्तम औजार बनाते थे तथा उत्तम औजार का उपयोग शिकार में लाते थे और मुर्दों को रीति रिवाज के अनुसार दफनाया करते थे और यह जानवरों को मारते थे तथा उनकी खाल को सुरुच कर कपड़े तथा अन्य तरह से इसका उपयोग करते थे। 7th पॉइंट है अभी क्रो-मैग्नान मानव के लक्षण, ये भी याद कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्रो-मैग्नान मानव या निएंडरथल व आधुनिक क्रो-मैग्नान मानव के लक्षण, यह निएंडरथल व आधुनिक मानव के बीच की कड़ी है, यानी यह निएंडरथल और आधुनिक मानव में के बीच में मतलब दोनों के लक्षण इसमें मिलते हैं। इसके लक्षण निम्न है, यह लंबाई में लगभग 6 फीट के थे। सेकंड पॉइंट है कपालीय गुहा का आयतन 1600 सीसी था। थर्ड है ये अंडरलाइन रेड से हुआ है, इसको सबको लर्न कर लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन आते हैं। थर्ड है ये गुफाओं में छोटे छोटे परिवार बनाकर रहते थे। फोर्थ है आग पर भोजन पकाकर खाते थे, यानी आग का आविष्कार भी किया इन लोगों ने। फिफ्थ है कि गुफाओं में दीवारों पर नक्काशी बनाकर रहते थे और जंतुओं और जानवरों व अन्य चित्रों द्वारा गुफाओं पर नक्काशी इसका प्रमाण है। यह पत्थरों एवं हाथी दांतों के औजार बनाते थे। और फिफ्थ है कि इनमें पशुपालन व कृषि के गुण नहीं थे और ये धार्मिक रीति रिवाजों से मुर्दों को दफनाते थे और इनके सभी लक्षण मानव से मिलते जुलते हैं, अतः इन्हें मनुष्य के सीधे पूर्वज कहे जाते हैं, यानी क्रो-मैग्नान मानव को इनका सीधा पूर्वज कहा जाता है। अब 8 पॉइंट पर आते हैं आधुनिक मानव। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। ये भी आप याद कर लीजिएगा कि आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस। तो ये सीधे खड़े होकर चलना इनका लक्षण है, बोलना